गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आजकल कितना ट्रेंड हो गया ना जिम जाने का, अपना ख्याल रखने का, हेल्दी ईटिंग का, ऑर्गेनिक खानों का, ये खाओ ये ना खाओ, इससे ये होता है उससे ये होता है, पता नहीं कौन कौन सी सब्जियां हम खा रहे होते हैं, ऑर्गेनिक गोश्त, अंडे, ये वो। कितना अच्छी बात तो है कि आप अपना ख्याल रखें, लेकिन आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल बॉडी का ख्याल इस तरह रखेंगे, उससे पहले आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप अंदर से ही हेल्दी नहीं होंगे, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, सो वो जो भी आप खाएंगे आपको लगेगा ही नहीं। अक्सर बचपन में नहीं अम्माएँ कहा करती थी, रो रो के खाना खा रही हो क्या लगेगा। मतलब कि आपको हेल्दी होने के लिए सिर्फ अच्छा खाना पीना ही नहीं, अच्छा सोचने की भी ज़रूरत है। अपने आप को टॉक्सिक लोगों से दूर रखने की ज़रूरत है, अपने आप को जलाने कुड़ाने से दूर रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हर लिहाज से अच्छे होते हैं, खाते पीते, लेकिन इतने जलते कुड़ते हैं, इतने जलते कुड़ते कि उनकी शक्ल पे आ जाता है। उनको बहुत सारी फ़िक्रें खाई जा रही होती हैं, पैसों की फ़िक्र, बच्चों की फ़िक्र, यानी कि एक सर्टेन एज में आप देखें, मतलब जो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है वो इसलिए भी आ जाता है कि आपके बच्चे सेट नहीं हुए, आपके बच्चे किसी मुश्किल में फंस गए, कोई ऐसा फैमिली में कोई चीज़ हो गई जिसकी वजह से आप अपने आप को अंदर से खुश नहीं कर पाते और वो आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर नुमाया होती है। कितने सारे लोगों को रोग लग जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, बाद में पता चलता है जिस दिल की बीमारी इसलिए लगी थी कि ये उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री चली आ रही थी, जब डॉक्टर्स हिस्ट्री मालूम करते हैं तो। सो हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, खुश रहना है, खुश रहना है। आजकल लोगों को शुक्र है ये भी पता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दीमक की तरह खा जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वहमी होंगे, शक्की होंगे, दिल में बुग़्ज़ रखने वाले होंगे, ये चीज़ें आपको दीमक की तरह अंदर से खा जाती हैं। बीवी का मियाँ पे शक करना, और चाहे वो फिज़िकल अपीयरेंस में कितनी ही अच्छी दिखती हो, कितनी हेल्दी दिखती हो, लेकिन अगर उसको अंदर ये रोग है ना, उसको पता है कि हाँ भाई उसका मियाँ ऐसा है, और वो शक करती है, उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही होती है। कितनी सारी औरतों को बीमारियां लग जाती हैं, बाद में पता चलता है सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करते करते, कॉम्प्रोमाइज़ करते करते ये हाल हो गया कि उन्होंने अपने आप को दिल की बीमारियां लगा ली हैं। सो शक एक दीमक की तरह आपको चाट जाता है, चाहे वो मियाँ बीवी पे शक करे, चाहे वो कभी कभार माँ बाप बच्चों पे भरोसा नहीं करते, शक करते हैं, चाहे भाई बहनों पे करे, अरे कितनी कितनी कारोकारी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इंटीरियर्स में हो जाती हैं शक की बिना पर। सो आज हम आपको कुछ ऐसे ही किस्से यहाँ सुनवाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि अक्ल हैरान रह जाएगी। क्या कहूँ मैं आपको, मियाँ पे शक करें या ना करें, पता नहीं कि मैं इससे आपको कैसे बचाऊं या मैं आपको क्या नसीहत करूं, क्योंकि ये चीज़ तो आपकी फितरत में होती है। इससे आपको खुद छुटकारा पाना पड़ेगा। कोई आपको समझाए, कोई आपको बताए कि भाई छोड़ दो, अपनी फ़िक्र करो, घर की फ़िक्र करो, अपनी सेहत की फ़िक्र करो, लेकिन कुछ फ़िक्रें आप नहीं छोड़ सकते जब तक आप खुद अपने आप को ना समझाएं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए आपको अपने आप को कैसे समझाना है, इसके गुर मैं आपको इस शो पे सिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आज बताया, आज हमारा टॉपिक है शक। अब वो शक ज़रूरी नहीं है टिपिकली हम वो ड्रामों की तरह मियाँ बीवी के दरमियान ही रहने, बल्कि ये शक स्प्रेड करेगा, जो कि एक बीमारी भी है, जैसे मैंने कहा दीमक की तरह चाट जाती है। कभी माँ बाप को बच्चों पे शक होता है या और किसी भी फैमिली मेम्बर पे अगर शक होता है, सो वो उसको कैसे आप अपने आप को ख़त्म होने से बचाएं, अपने आप को बीमारियां लगाने से बचाएं, ये कुछ टेक्निक्स हम आपको आज बताएंगे। तो मेरे पास यहाँ है मुनज़्ज़ा आरिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। फिर मेरे पास हैं फरहा नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। और क्योंकि जाहिर है हमें हेल्प की ज़रूरत है इस वक्त, हमें कोई नानी दादी या कोई कान भरने वाली औरत नहीं चाहिए इस वक्त, हमें एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। और मेरे पास है इस वक्त डॉक्टर नीलम नाज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो शक,
क्या डिफाइन करते हैं आप लोग अपनी अपनी सबकी अलग अलग परसेप्शन एंड डेफिनेशंस होती हैं, तो आप लोग शक को क्या किस नज़र से देखते हैं? क्या चीज़ है शक? जहाँ भी ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है वहाँ शक की शुरू हो जाती है। मतलब जहाँ आपकी बाउंड्री ट्रस्ट वाली गिरेगी वहाँ से शक जो है वो। क्या लगता है आपको जिस पे शक किया जा रहा है उसकी ज़िंदगी मुश्किल में, या जो शक कर रहा है उसकी ज़िंदगी मुश्किल में? ऑफ कोर्स जो कर रहा है उसकी तकलीफ़ में है। हाँ बिल्कुल, जो कर रहा है, हाँ, जो देखिए ना, शक तो एक जहर है। अब वो जहर वो अपनी तरफ से खुद ही पाल रहा है। हो सकता है वो जो शक कर रहा है वो बात सही भी नहीं हो। शक तो ये ना कि यकीन तो नहीं है। अब वो जो सोच रहा है हो सकता है वो बात सही नहीं हो, लेकिन वो अपनी तरफ से सोच रहा है कि मियाँ ने परफ्यूम क्यों लगाया आज। ये शक और बढ़ गया है वो सीआईडी और इस तरह के ड्रामे देख देख के। ये आज ड्रामे देख के भी और ड्रामे देख के और दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सुनकर भी, राइट। और अगर मैं शक को सिंपल तरीके में डिफाइन करूँ निदा, तो ये एक सोच का खलल है। ये एक सोच का खलल है, और शक में अगर आप मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं तो उसका कोई एंड नहीं है। देखें, आप कुछ लोगों की आदत नहीं होती खुद ब खुद कहानियां बिल्कुल अज्यूम करते रहते हैं, अज्यूम करते रहते हैं। शक जो है वो अमूमन तौर पे जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो इंटेलिजेंट लोगों की बीमारी है। कोई शख्स जो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, जो शख्स ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, वो उस तरीके से शक नहीं कर सकेगा। वजह यह है कि जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा होने लगता है। यानी कि अगर मैंने सोच लिया कि मुझे कोई चीट कर रहा है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें, वो एविडेंसेस ढूंढने लगूंगी कि कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाए कि लोग जो हैं किस तरीके से मुझे चीट कर रहे हैं। फिर मैं जो है वो सुराख में लग जाऊंगी कि हाँ, इसने मुझे तो ये बोला था, उसने मुझे बोला था कि वो यहाँ जा रहा है, लेकिन देखें मैंने इनका चेक इन चेक किया तो ये यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो मैं एविडेंसेस जब तलाश करने लगती हूँ तो मेरा शक जो है वो बढ़ता चला जाता है। और ज़ाहिर है थोड़ी सी आपको इंटेलिजेंस चाहिए होती है कि आप बार बार सुराख में लगें। और आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूँ तो जो शक की जो सोच की बीमारी है, ये उस शख्स के लिए भी तकलीफ दह है और जिनके साथ वो शक में मुब्तला हैं वो भी तकलीफ दह हैं। और निदा ये नेचर में तो कहीं ना कहीं होता ही है, लेकिन आपके घर के माहौल से इसको बड़ी रीइंफोर्समेंट, यानी कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को देखा है शक करते हुए तो वो अब्जॉर्ब हो जाती है आपके अंदर क्वालिटी। या आपने देखा है कि किसी का दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा हो, आपके ख़ानदान में किसी चचा के साथ, किसी और के साथ, आपकी वालदा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ हो, तो आप हर दफ़ा ये कोशिश करते हैं कि मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो मैं हर वक्त अलर्ट रहूं, मैं हर वक्त जो है कोई मुझे नुकसान पहुंचाए उसके पहले मैं पता लगा लूं कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है और ख़ुद को बचा लूं। लेकिन बहुत सी जगह ये भी होता है कि चले आपने कोई देखे नहीं, फैमिली में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एक नेचर में होता है कि आपकी नेचर में है कि आप शक करते रहते हैं। आप हर किसी पे शक करेंगे, सिर्फ मियाँ नहीं है। फिर ऐसे लोगों से लोग चिढ़ने भी लगते हैं। डेफिनेटली इनके कोई भी रिश्ते, शादी का तो रिश्ता वैसे ही बड़ा मुखलिस है और वो उसकी बेसिस ही ट्रस्ट है, राइट। और कोई चीज़ नहीं है आपके शादी के रिश्ते में, लेकिन उसके अलावा भी आपके ऑफिस में जो आपके रिलेशनशिप्स होंगे, आपके ड्राइवर्स के साथ, आपकी मेड्स के साथ जो रिलेशनशिप होंगे, वो सब ख़राब होंगे, क्योंकि आप उस पर्सन को इतनी स्पेस ही नहीं दे रहे, उसकी बात पे भरोसा ही नहीं कर रहे, तो लोग आपसे खिंचना शुरू हो जाएंगे। मैं आई इंटरप्ट, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। जैसे एक लफ्ज़ है स्ट्रेस, हम सब कहते हैं स्ट्रेस, ओ नो स्ट्रेस इज़ रियली बैड। एक हद तक स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्ज़ाम है, हाँ। मैं कहूँ मैं तो स्ट्रेस लेती ही नहीं हूँ, हाँ। तो मैं मेहनत भी नहीं करूँगी, मैं बुरे मार्क्स लेकर आऊँगी। और अगर मैं स्ट्रेस लूँगी, पॉजिटिव स्ट्रेस लूँगी कि यार काम है, आई हैव टू डू, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। सीरियस अबाउट। जैसे मेरा छोटा बेटा है ना, तो वो लाइक स्ट्रेस फ्री होता था, उसका मुझे स्ट्रेस होता है, पढ़ लो, बात स्ट्रेस की तरफ निकल गई। इसी तरह शक जो है ना, हम कहीं टोटली शक नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है। किसी हद तक नॉर्मल शक जो है ना, वो ये ऐसी बात है कि हर चीज़ की एक मिकदार ज़रूरी है, हर चीज़ टोटली बुरी नहीं है। हाँ, ज़रूरत से जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो नासूर बन जाता है, फिर वो एक ट्यूमर बन जाता है, क्योंकि अगर करता है। क्योंकि अगर हमने बहुत सारे केसेस आसपास देखे कि बीवियों को बेचारी भोली भाली, उनको कुछ नहीं पता, ख़त्म उनका घर भाई। हाँ, उनको पता ही नहीं है। हाँ, पूरी चीजें लुटू के दूसरी औरत पे आ गए। खबरदार रहना चाहिए, तो थोड़ा खबरदार, आंखें खुली रखनी चाहिए। ये है कि आप शक ना करें, लेकिन आप उनकी जो शक देखते रहें कि कहाँ आ रहे हैं, जैसे कहाँ ये कह रहे हैं शक करें लेकिन थोड़ा करें। हाँ, खबरदार रहना चाहिए। पैमाना कैसे सेट करें, इतना करना है, खबरदार, इतना नहीं करना है। डाउट
शक इज़ डाउट ना, जहाँ आपको यकीन नहीं है, आपको एक खला महसूस होती है, देयर इज़ दिस गैप। तो फिर आप मतलब अपना शऊर, अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए उसको ऑब्जेक्टिवली ढूंढें। ये नहीं वो जो अभी आप बात करिए, जब हम हमारे जो थॉट्स होते हैं दे बिकम आवर एक्शंस, हमारे जो एक्शंस होते हैं दे बिकम आवर बिहेवियर, एंड आवर बिहेवियर बिकम्स आवर बिलीफ। तो इस तरह से हम एक शख्सियत बन जाते हैं। हमारी शुरू सोच से होती है और ख़त्म होती है शख्सियत की तश्कील पे। इतना सीरियस बिजनेस है। तो शक को हम जिस हद तक कंट्रोल करके, कंट्रोल्ड शक इज़ इम्पॉर्टेंट। शक से मुराद है एक गैप रखें। बिल्कुल आप शक नहीं रखेंगे तो आप लुटा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, सर से पानी गुजर जाएगा। जैसे आप घर में मेड्स काम करती हैं तो आपको खबरदार रहना है ना, नज़र रखनी है। वो शक नहीं है लेकिन आप नज़र रहें कि जाहिर बात है आपकी चीज़ें पड़ी, मतलब बिल्कुल ही आप आंखें चाहे वो आंखें नहीं बंद रखनी चाहिए। वर्ड जो है ये बड़ा नेगेटिव है। हमारे यहाँ इस शक के वर्ड को नेगेटिव लिया हुआ है, इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में देख रहे हैं। इसको अगर हम वर्ड को चेंज करें तो अकाउंटेबिलिटी हो गई या चेक इन करना हो गया, राइट। आपने बच्चों को थोड़ा सा गैप दिया कि बेटा ठीक है तुम दोस्तों में जा रहे हो लेकिन मुझे अपडेट करते रहना कि कहाँ हो, क्या चीज़ें हैं। और बच्चे जितने पैसे मांग रहे हैं देते रहो। नहीं देखेंगे वो कहाँ उनका कहाँ नहीं, वो आंखें खुली रखें। जैसे ये कह रही थी, ठीक है, हर चीज़ में मॉडरेशन होती है, हर चीज़ में बैलेंस होता है। और ये बात कि कैसे पता चलेगा कि ये अब प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, देखिए आपने देखना है कि आपकी अपनी सोच और आपकी रियलिटी कितना मैच कर रही है। अगर मेरी बेटी कह रही है कि रोज़ जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ उठ बैठ रही है और मुझे पता है कि उसके पेरेंट्स बाहर घूमने गए हुए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि मैं उससे पूछूं कि भाई रोज़ कहाँ जा रहे हो, 4-4 घंटे के लिए कहाँ जा रहे हो। यानी कि वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही है वो मैच नहीं कर रही है। तो आपका राइट है कि आप क्वेश्चन करें, लेकिन देखिए जिस तरह आप सवाल पूछते हैं और आप उनका जवाब एक्सेप्ट करने की कितनी कैपेसिटी रखते हैं ये भी मैटर करता है। अगर मैंने ऑलरेडी एक जहन बना लिया, जो ये प्रॉब्लम वाला शक जो हम कह रहे हैं वो तब आता है कि मैंने अपने जहन में सोच लिया है कि ये शख्स गलत है, ये चाहे अपनी वजाहत में कुछ भी कह दे, ये अपनी एविडेंसेस प्रेजेंट कर दे, ये कस्में उठा ले, लेकिन मुझे पता है कि ये गलत है और ये मुझे धोखा दे रहा है। दैट्स अ प्रॉब्लम। जब आप उसको सफाई पेश करने का मौका दे रहे हैं तो आप सुने उनकी बात और थोड़ा सा मार्जिन दें। अब देखते हैं कि लाइक जो हमारे पास लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी में कहाँ है शक और उनको किस तरह वो खाए जा रहा है या कैसे वो अपने आप को समझाएं कि हमें उसके ऊपर क्या कहते हैं पावरफुल होकर अबूर हासिल करना है ना, मतलब लाइक उस पर उसको कंट्रोल में ले लेना है, कंपोज करना है, चेक एंड बैलेंस रखना है। उसको इतना नहीं फैला दें कि आपके घर में झगड़े होते रहें, इसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ तबाह हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, हिना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी हिना जी, तो मेरा कुछ इस तरह से कि मेरे जो है ना मेरे ताया अब्बू के बेटे से एंगेजमेंट फ़िक्स हुई थी, ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो वो वहाँ किसी को पसंद करते थे। फिर हमारी मंगनी ख़त्म हो गई। अच्छा। लेकिन फिर 1 साल के बाद ही मेरी शादी भी हो गई। हाँ। अच्छा, मेरी जब शादी हुई मेरे शौहर बहुत अच्छे भी थे, बहुत ख्याल भी रखते थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ही वो शक करना शुरू हो गए। इस तरह शक करते थे वो कि मैं फ़ोन यूज़ करूं तो वो मेरा फ़ोन चेक करते थे। अम्मी से फ़ोन पे बात कर रही होती थी तो वो उसके बाद वो फ़ोन नंबर लेते थे और कंफर्म करते थे कि मैं अम्मी से ही बात कर रही हूँ। फिर इस तरह करते करते उनका शक ज़्यादा बढ़ गया। वो मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, वो मुझे मेरे मैके नहीं जाने देते थे। मेरे मैके में कोई भी बात हो जाए तो वो मुझे जाने नहीं देते थे। अम्मी फ़ोन करके बोलती थी भाई इसको ले आओ थोड़ी देर के लिए ही सही, और अगर वो ले भी जाते थे तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, और वो साथ मुझे अपने बिठा के रखते थे, हिलने भी नहीं देते थे, क्योंकि उनको शक होता था कि कहीं मेरे कज़न से अब भी मेरा कुछ चल तो नहीं रहा या कोई इस तरह की बात तो नहीं है। हाँ। और इस तरह से हुआ कि मेरे घर में कितनी भी शादियां हुई, कुछ भी हुआ, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, बिल्कुल भी वो मुझे जाने नहीं देते थे। उनको शक होता था कि मेरे कज़न के साथ मेरी बात ना, क्योंकि हम साथ रहते थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी तो हम ऊपर नीचे रहते थे, तो हमारे कज़न्स की आपस में बहुत अच्छी बातचीत थी, घूमना फिरना, दोस्ती थी, ये सब कुछ भी था। मंगनी ख़त्म होने के बाद भी हमारी अच्छी दोस्ती थी, कायम ही थी। लेकिन फिर मेरे शौहर को जो है ना वो लगता था कि हमारा कुछ चल रहा है, इसकी वजह अगर मेरे घर में मैयत हो जाती थी तो वो मुझे इस तरह लेके जाते थे, ले जाते थे और अपने साथ ही बिठा के रखते थे, मुझे जाने नहीं देते थे कहीं यहाँ वहाँ कि मैं किसी से बात ना कर लूँ। उनको इतना बुरा लगता था। और फिर मैं अम्मी से बात करती थी तो मेरी अम्मी का नंबर चेक करते थे, मेरे फ़ोन को पूरा चेक करते थे वो कि मैंने किससे क्या बात की है।
तो उसकी वजह से फिर मुझे मेरे सारे कज़न से उन्होंने दूर कर दिया, मिलने नहीं देते, बात नहीं करने देते, जाने नहीं देते। कोई बात हो जाती है मैं तब भी नहीं जा सकती वहाँ पे, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। वो शक करते हैं बहुत ज़्यादा मेरे कज़न्स को लेकर कि मेरी कोई बात है या मेरी कोई इस तरह की कुछ, तो वो उनको जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो अभी भी लाइक यही कंटिन्यू है आपका रिश्ता? हाँ, अभी भी ऐसा ही है। 1.5 साल हो गए मैं अपने मैके नहीं गई। 1.5 साल से उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया कि उनको लगता है कि मैं कहीं बात ना कर लूँ इस तरह से। और वो अपने साइड पे मुझे ले जाते हैं, अपने साइड उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन सिर्फ उनको मेरे ताया अब्बू के बेटे से मसला है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे सबसे दूर कर दिया है। मेरे सारे रिश्तों से उन्होंने मुझे दूर कर दिया है कि उनको शक बहुत होता है कि मैं कहीं बात ना कर लूँ उससे। अब क्या करें ऐसे बंदे के साथ? अभी तो खाली 1.5 साल गुजरा है, मंगेतर की शादी हो गई है। हो गई है ना, हाँ, बीवी है। मंगेतर की शादी हो गई है। जी, उनकी शादी तो हो गई है। क्या करें भाई, ये तो फंस गई। ये तो बहुत सारे घरों में होता है, कजन्स में आपस में रिश्ता हो जाता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, नहीं अंडरस्टैंडिंग होती या नहीं लाइकिंग आगे बढ़ती। तो ये तो बड़ी दोज़ख वाली ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसे कैसे मैके से बंदा कट ऑफ कर सकता है? कज़न से पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है आगे। तो क्या हाल है इसका नीलम? जब इनके हस्बैंड जो हैं इस बारे में बात करते हैं, क्या वो आपसे कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है? कभी आपने पूछा है कि क्या रीज़न है कि वो मिलने नहीं देते, या कभी इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश की है उनसे? नहीं, मैंने क्योंकि वो बताते हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो मुझे बताते हैं, बार बार बताते हैं कि उनको मेरे कज़न से मसला है जिससे मेरी मंगनी हुई थी। तो इसकी वजह से उनको सबसे मसला है कि मैं मायके जाऊंगी, अपने अम्मी के घर जाऊंगी, क्योंकि हम सब साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, ऊपर नीचे रहते हैं सारे एक ही बिल्डिंग में। तो मैं मिलूंगी, मैं बात करूंगी, वो मुझसे बात करेगा, तो उनको इस बात पे मसला है। ओके। और ज़ाहिरा आपने ये भी कहा होगा अपने एंड पे कि मैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखूँगी, लेकिन मुझे बाकी सबसे जो है वो रिश्ता कायम रखना है। जी, उस मैंने पे- उनको समझाई है ये बात। तो ठीक है। और वो क्या कहते हैं इस पे? वो यही कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं है भाई, तुम जाओगी, तुम्हारा कज़न है, तुम्हारी तो इतनी अच्छी दोस्ती है, तुम जाओगी, तुम नहीं जाओगी उससे मिलने तो वो तुमसे मिलने आ जाएगा, क्योंकि हम एक जगह रहते हैं, तो ये मसला है। आपके घर वालों को कितना पता है इस प्रॉब्लम के बारे में? ज़ाहिर है क्योंकि आप जाती नहीं है, मिलती नहीं है, आपकी फैमिली भी कुछ कहती होगी इस पे, उनका क्या रद्द अमल है? मेरी फैमिली, जाहिर सी बात है, वो मेरे शौहर को सिर्फ समझा सकते हैं, और वो समझाते भी हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ था भी। अगर मंगनी थी तो हम बड़ों की वजह से थी, हम बड़ों की पसंद थी, लेकिन बच्चों की आपस में नहीं बनी, या जो भी बात थी, या किसी को कोई पसंद नहीं था, तो वो ख़त्म हो गई है। जो बात ख़त्म हो गई है वो तो फिर ख़त्म हो गई है ना, अब तो नहीं है। वो भी शादीशुदा है और मैं भी शादीशुदा हूँ। तो इस तरह तो समझाने की इनको नहीं, इनके मियाँ को ज़रूरत है। डेफिनेटली होनी चाहिए। बेसिकली नीलम इनकी क्या हेल्प करेंगी? नीलम को तो इनकी हस्बैंड की हेल्प करनी पड़ेगी। डेफिनेटली। देखें, और अगेन जिन लोगों को शक की बीमारी होती है वो लीस्ट लाइकली हैं कि वो थेरेपी में आए या उस बिल्कुल इशू पे मुश्किल, बात हाँ। करें। वो तो फिर मानते नहीं। वो नहीं मानते आते नहीं। वो, हाँ, क्योंकि हाँ। इतनी वजाहतें देते हैं, इतनी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और सामने वाले को जिल्च कर देते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, तुमने मेरी बात लेकिन मानी इनकी है। देखिए मैरिड लाइफ कितनी ख़राब हो रही है। डेफिनेटली डेफिनेटली। अब ये बर्दाश्त करेंगी कब तक? अभी 1.5 साल है ना, ज़्यादा अरसे तक आप किसी को पिंजरे में बंद करके, सोने के पिंजरे में भी लेकिन बंद करके, ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे में वो खुद अपने को करेक्ट कर लें, कुछ अरसे में सही हो जाए, यही सोच सोच के सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। अच्छा, इसमें मेरा सॉरी आपकी बात आप पूरी करने नहीं, नहीं, देखिए मुझे ये जानना है कि क्या आपके हस्बैंड सिर्फ उस कज़न को लेकर शक में है, या उनका शक जो है बढ़ता जा रहा है? आप मार्केट जा रही हो, आप किसी और से मिल रही हो, किसी और फैमिली मेम्बर से मिल रही हो, क्या उसमें भी उनको ये वाली चीज़ होती है कि आप फ्रेंडली ना हो जाए, या सिर्फ उस कज़न से रिलेटेड है? नहीं, उनको मेरी फैमिली से, जब मतलब अगर मैं बाहर चली जाऊं तो वो ख़ुद लेके जाते हैं मुझे, तो अव्वल मैं अकेली नहीं जाती। और जहां मेरी घर की बात आती है, मेरी फैमिली की, तो उनको हर बंदे से मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो सब एक साथ रहते हैं, अगर मैं अपने कज़न से बात करूंगी भी तो कोई उनको नहीं बताएगा, वो ये सोचते हैं। नीलम, ये तो इनकी तो मंगनी हुई थी, बहुत सारे घरों में कपल्स में मंगनी भी नहीं हुई होती, फिर भी हस्बैंड इतनी पाबंदियां लगा देते हैं, कोई उससे हंस के बात नहीं करना, तुमने कैसे बात की, क्यों सलाम किया, मतलब इतनी ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं कि अपने कज़न से, ज़ाहिर है एक आपका हंसी मजाक का एक लेवल होता है ना, जब आप फुप्पी ज़ात, खाला ज़ात, जो भी कज़न होते हैं पले बड़े बचपन से साथ होते हैं, तो वो कुछ हस्बैंड्स तो ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं, मंगनी भी ना हुई हो तब भी। आम तो आम बातें हैं ये। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना हमें दो चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इनके जो हस्बैंड है, क्या इनके नेचर में शक है एज अ पर्सन। अगर इस
तायाजाद बेटे को छोड़ दें, इनके अलावा भी क्या इनके पास्ट में, इनके बचपन में अपनी बहनों को लेकर, बाकी ख़ानदान वालों को लेकर एक शक करने की आदत रही है या नहीं रही है? अगर उनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ें आ रही हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये चाहे जितना कॉम्प्रोमाइज़ कर लें वो चीज़ दोबारा आएगी, राइट? अब जितना उसको मैनेज करने की कोशिश कर लें, लेकिन इट विल कम अगेन। शायद इसका इसका क्या हाल है फिर? देखिए, आपको कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। देखिए, जो पर्सन शक वाले शख्स के साथ रह रहा होता है, उसके पास ये ऑप्शन है कि आप उनको तसल्ली देते हैं, ठीक है? आप उनको तसल्ली देते हैं, उनके जो भी डाउट्स है कि तुम यहाँ जाओगी तो तुम ऊपर जाओगी तो तुम बैठोगी, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं जो आपके ज़हन गुमान में नहीं होती है। तो आप बैठें उनके साथ, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ मिल लोगी, इससे मिल लोगी, ये कर लोगी, वो कर लोगी, आप अपने एंड पे उनको रीअश्योरेंस, इसका जो है हम वर्ड कहते हैं, आप उनको वो देते हैं। देखिए, मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इस वक्त में मिलूँगी, मैं सिर्फ शादी पे जा रही हूँ जो सेग्रीगेटेड है, सिर्फ अपनी फ़ीमेल कज़न से मिलूँगी। आप जितना मैक्सिमम हो सकता है उनको तसल्ली देते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर आप अपनी बाउंड्री खड़ी कर देते हैं। कहते हैं देखिए, इससे ज़्यादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अपने वालदैन से तो मैं मिलूँगी, अगर मेरे वालदैन बीमार होंगे तो डेफिनेटली मैं जाऊँगी। क्योंकि जितना मैके से अलग होती जाएंगी वो उतना habit करते जाएंगे, बढ़ती exactly। जाएगी। और अभी वो शादी satisfy नहीं नहीं है, होंगे, बिल्कुल। ये उनको खुश करने के लिए करती रहेंगी, और वो सारी जिंदगी का एक बन जाएगा, हैबिट बन जाएगी। और सामने वाला शख्स सेटिस्फाई नहीं होता है। देखिए, शक की अगर कोई बेसिस नहीं है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तसल्ली चाहिए होगी। और डेफिनेटली उन्होंने जो है मैके से पूरे साल ना मिलना, वो अचानक नहीं हुआ होगा, छोटी छोटी चीज़ों में शुरू क्योंकि हुआ। देखिए, शादी जो है ये नहीं है कि मियाँ ने कोई गुलाम निकाह में बांध दिया बिल्कुल अपने ऐसा है। साथ, ये बहुत लेकिन बराबर- उस लड़की उनका को शक जो है वो फॉसिलाइज हो चुका है ना, वो बिल्कुल सीमेंटेड है बिल्कुल। दिमाग में। और उस लड़की को भी फैमिली की तरफ से हो सकता है इतनी सपोर्ट नहीं मिली हो। अगर वो 1 साल से नहीं आ रही तो जाहिर बात है फैमिली वाले भी यही चाह रहे होंगे कि वो मियाँ के साथ सेटल हो जाए। तो जब फैमिली की सपोर्ट आपको सही तरह नहीं मिलेगी तो उसने और क्या करना है, उसने बर्दाश्त करना है। हाँ, वहाँ बात पे यही आती है। डरते हैं ना पेरेंट्स के, भाई कोई घर ना खराब हो बिल्कुल लड़की का। ऐसा लेकिन इस बात के लिए तभी ना लड़कियों की शादी करें जब वो अपने पैर पे खड़ी हों। थोड़ा सा ना उनको Financially अपने लिए, strong। जैसे इन्होंने कहा, बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, वरना वो कभी उस शक वाले का पेट नहीं भर सकते। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तभी बाउंड्री सेट करेगी, अगर उस पर डिपेंडेंट होगी तो बहुत मुश्किल और है। इमोशनली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है, एग्जैक्टली, थोड़ा सा। खाली फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी बहुत मैटर बहुत करता है। सारी- जी, एक बहुत- छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। शायद हमारी इस गुफ्तगू से आप लोगों को कोई ना कोई, या आपकी बेटियों को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शक ऐसा दीमक जो आपको अंदर से खा जाता है और आपको पता नहीं चलता। जो ये दिल की बीमारियां, और एक ज़माने में हम सुनते थे वो टीबी के, पुराने ज़माने में जब नानी या दादी का इंतकाल हुआ, टीबी का मर्ज़ है, सिर्फ उस वक्त बेचारा टीबी ही पता था, ये पता ही नहीं था कि ये भी होता है, तो वो भी बीमारी होती है। तो हर जब जिस बुज़ुर्ग को देखो वो बेचारी टीबी से मर गई, वो बेचारी टीबी से मर गई, ये नहीं पता उनको टीबी दी किसने है, किसकी वजह से टीबी हुई है। जी, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलती हूँ। आयशा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये वाक़या मेरे साथ अभी हो रहा है। मेरी शादी को 1.5 साल तकरीबन हो गए हैं। शादी से पहले मैं जॉब करती थी, काफ़ी अर्सा से मैं जॉब करती थी, और जब रिश्ता तय हो रहा था तो ये भी तय हुआ था कि मैं शादी के बाद भी जॉब कंटिन्यू ही रखूँगी। अच्छा, जब शादी हो गई, मैं अपनी जॉब आराम से करने लग गई, तो मेरे सास को थोड़े से इश्यूज़ होने लग गए कि तुम ऐसी ड्रेसिंग करके ना जाओ या फिर इस टाइम पे ना हो। मेरे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव थे, थ्रू आउट मुझे सपोर्ट करते थे, उनको कभी कोई इशू नहीं था क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले से ही थी। वो भी जॉब करते थे, तो हम दोनों का भी कोई इशू नहीं, हम मैनेज करते थे फाइनेंशियली चीज़ों को। तो फिर सास को अचानक मसले होने शुरू हुए कि तुम घर को नहीं देख रही हो, तुम जॉब पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो, या तुम कपड़े ऐसे पहन रही हो, या फिर तुम इस टाइम पे क्यों नहीं आ रही, तुम तो इतने बजे आ जाती थी। क्योंकि देखिए ट्रैफिक होता है रोडों पे और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो फिर ये हल्की हल्की चीज़ मेरे हस्बैंड में उन्होंने ट्रांसफ़र की। मेरे हस्बैंड शक्की हो गए, वो कभी ऐसे शक्की नहीं थे। उन्होंने मुझे फ़ोन्स चेक करना शुरू कर दिए, ऑफ़िस टाइमिंग में मुझे कॉल्स करना शुरू कर दी। अगर मैं कॉल ना भी उठाऊँ तो मेरे ऑफ़िस पे किसी कोलीग को कॉल करके मेरे बारे में मालूम करना, और ये सब हो गया। ये बात इतनी हद तक पहुंच गई कि उन्होंने मेरे ऑफ़िस का लैपटॉप फेंक दिया और कहा कि अब तुम जॉब नहीं करोगी।
और इस वजह से हमारी बहुत लड़ाई हुई और मुझे अपने घर भेज दिया गया। अब मैं ना ऑफ़िस जा पा रही हूँ क्योंकि मैं किसी को ऑफ़िस में फ़ेस नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ तक ये बात पहुँच गई है। और मैं अपने मायके आई हुई हूँ 1 महीने से और इस चीज़ों का कोई हल नहीं निकल रहा। बस क्या करें नीलम ये इस वक्त? देखिए, आपको चूज़ करना पड़ेगा, राइट? आप देख रहे हैं कि उनका इतना एक्सट्रीम रिएक्शन आ रहा है आपके जॉब करने पर, राइट? एंड अगेन वही बात आपको देखना है कि ये चीज़ कहाँ पर एंड होगी। मोर देन योर हस्बैंड मुझे लगता है आपको अपनी मदर इन लॉ से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके हस्बैंड को पहले भरोसा था, उनके अंदर ये वाला कंसर्न नहीं था। शायद वो प्रिपेयर्ड थे कि ठीक है आप आएंगी जाएंगी आप काम करेंगी, लेकिन जब आपको एक भरोसे वाले शख्स से बार बार ये मैसेज आता है ना, तुम चेक करो, तुम शायद कोई गलती कर रहे हो, तुम शायद अगेन वही हम कह रहे थे कि आंखें बंद करके बैठे हुए तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है, वो बार बार एक मैसेज जब आता है ना, तो कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस देखिए ना, पानी का कतरा पत्थर पे पड़ता रहता है, पानी का कतरा सुराख कर देता है पत्थर के अंदर। 100%। तो जब आपको ड्रिल हो रही है, अम्मी बोली जा रही है, माँ है आपकी, तो आखिरकार फिर आपको भी उसमें आप आ ही जाएंगे, बिल्कुल। राइट? और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक जो वो मर्दानगी का कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी बड़ा गलत पोर्ट्रे किया गया है कि जब तक तुम कंट्रोल में नहीं होगे, जब तक तुम उसको अपने पावर में नहीं रखोगे, तब तक तुम एक सही हस्बैंड नहीं हो। दिस इज़ ऑल्सो अनहेल्दी। अक्सर ये भी होता है क्योंकि देखिए अब जो है ज़माना चेंज हो रहा है, अब जो लड़कियां हैं वो काम भी करती हैं, वो फैमिली को सपोर्ट भी गुजारा करती भी हैं। नहीं हो सकता एक की तनख्वाह बिल्कुल पर, ऐसा ही है। हालात ऐसे हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो लड़के वाले हैं उनको भी प्रिपेयर होना चाहिए कि अब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगर वो टीचर है तो वो 2 बजे 3 बजे आ जाएगी, लेकिन अगर वो किसी ऑफिस में काम करती है तो उसको 5 के 6 भी बजेंगे। जिस तरह मर्दों के साथ होता है कि आपका ओवर टाइम भी होता है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। या तो अगर आप इस चीज़ से ओके नहीं है तो प्लीज़ रिश्ता करने से पहले ही आप जो है उस चीज़ को कह दें कि हमें नहीं चाहिए कोई काम करने वाला पर्सन, या तो फिर आप प्रिपेयर्ड हो जाएं थोड़ा सा कि ये वाली चीज़ होगी। विद आई थिंक इस मामले में घर के बड़ों का बैठना ज़्यादा ज़रूरी है, जो इनको अच्छे से समझा सके। कोई मेल फिगर हो जो थोड़े काम हो, जो थोड़े मैच्योर हो, अगर वो इनके हस्बैंड को समझाएंगे कि इस तरीके की चीज़ें हैं, और शायद इनकी तरफ से भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, जिस तरह वो कह रही थी बात शुरू हुई कि कपड़े कैसे पहन के जा रही हो। देखिए हर घर के अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग वैल्यूज़ होती हैं, बिल्कुल, और थोड़ा सा बिल्कुल, आपको I agree। फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, राइट? उनका घर का माहौल कैसा है, क्या चीज़ें हैं। और देखें शादी के बाद, क्योंकि देखें लड़कियां भी पहले जो है अपने पेरेंट्स के यहाँ बड़ी आज़ाद होती हैं, उनको ये अब लेकिन फिर भी देखें पेरेंट्स भी पाबंदी लगाते हैं, हर किस में होता है Limits होती कि है। दुपट्टा पहनना है या आस्तीन इतनी हो, हर किसी के घर का एक माहौल होता है। ऐसा नहीं होता कि बेटी को खुला छोड़ा हुआ होता है। लेकिन जो अपडेट करने वाली चीज़ है ना कि कहाँ हो या लेट हो गई, शायद आपके पेरेंट्स आपको उतना जो है उस पर वो नहीं चेक एंड बैलेंस रखेंगे जितना आपके ससुराल वाले रखेंगे, राइट? आपके हस्बैंड को अगर आप 1 घंटा लेट हो गए, आप मीटिंग में बैठे हुए थे, तो शायद उनको वो ज़्यादा एंजाइटी होगी कि भाई जब 5 बजे का कहा था तो 6 क्यों बज गए। तो जनरली जो चीज़ हेल्प करती है कि ये चीज़ शक के इतने बड़े जो है प्रॉब्लम में ना आए, कि आप थोड़ा सा उनको रीअश्योरेंस दें, आप उनको तसल्ली दें कि देखें मैं यहाँ पे थी, मैं यहाँ पे ये कर रही थी। अक्सर जो हल्का बहुत शक होता है, थोड़ा बहुत डाउट होता है, गुंजाइश होती है, जब आप उस शख्स को बार बार ये मैसेज देते हैं कि देखिए मैं ये कर रही थी, इस वक्त मैं ये कर रही थी, इस वक्त ये मीटिंग आ गई थी, अगर मुझे पता है कि शाम को 6 बजे मेरी मीटिंग स्केड्यूल हो गई है और इस वक्त 2 बज रहे हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को एक मैसेज कर क्योंकि दूं। हम आपको ये नहीं कह सकते अरे भाई कहें आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे पूछने की जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। बिल्कुल और ऐसा जो है। जैसे वो अब बात बहुत कर रही सारी है, उस बात खवातीन को हाँ, होंगी clarify वो मुझे होना कह रही वो हम लोगों को शो देख के कह रही होंगी कि ये उसकी हिम्मत कैसे हुई हुई कि पूछने की, मुझसे वो पूछा। होता कौन है पूछने बिल्कुल वाला। ऐसा नहीं है ना। देखिए हमें बहुत ना मतलब लाइक मियाना रवि के साथ जिंदगी गुजारनी होती है, जब रिश्ता बांधा है। और अगर आप जॉइंट Exactly। फैमिली में रह रहे हैं और सास आपसे कोई क्वेश्चन कर रही है तो आप उससे डिस्कस तो करें, हम अपने हस्बैंड से भी तो पूछते हैं ना कहाँ थे, देर क्यों हो गई। So, उसी तरह उनको भी उतना ही हक है। हम खाली औरतों के हुकूक के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं? सही। सो वो वाली चीज़ है। मैं यही कह रही हूँ ना कि हर चीज़ को शक की कैटेगरी में नहीं डालते, कंसर्न भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है। मतलब जैसे लफ्ज़ सास है तो उसको हमेशा नफरत से क्यों देखते हैं? Exactly। अगर मैं कहूँ कि मेरी बहू ने आना है और वो घंटा लेट हो गई है तो मैं कहूँ कि अरे वो अभी तक घर नहीं आई, मतलब ये नहीं कि मैं तो कहीं घूम रही है कहीं। मैं वो भी मेरे बेटे की बीवी है तो मेरा कंसर्न है कि खैरियत से हो। हाँ बिल्कुल अब सही तो कह रही हैं। गूगल एप्स भी हैं कि आप बंदा ट्रैक कर लें कहाँ है कोई। एग्जैक्टली। अब क्या मसला है? बहुत सारी चीजें हैं ऐसे ट्रैक शक कर लें। खत्म करने की कि भाई आप ऐसा करें, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, आप गूगल ऐप है ये,
ये पूरी फैमिली का ऐप है, ये डाल लें हर कोई अपने गाड़ी अपने में मोबाइल ट्रैकर में, डलवा लें। पता चल और जाएगा ये आपको वैसे कि भी मैं अच्छी किस चीज़ रोड है। पे खड़ी हुई सही थी, बात है। पेट्रोल खत्म हो गया था या मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, सिंपल बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन निदा एक मैं बात ये कहूँगी कि अगर ये हद से ज़्यादा क्रॉस करे ना, Yes. तो इट फिर गेट्स ऑन मुश्किल योर नर्व्स। Exactly. फिर हर वक्त मैं अगर इसको अपने ऊपर खुद उन शूज़ में खड़ी हूँ तो मेरी ज़िंदगी तो अजाब हो जाएगी यार। हर चीज़ के लिए मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है, हर चीज़ के लिए बताना। फिर देयर कम्स दिस थिंग कि यार मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई उठ के मुझे क्वेश्चन कर देगा कि यार ये क्यों है, ये क्यों है, तो मेरे कहे का कोई मुझ पर एतमाद नहीं है। हाँ। तो फिर इससे रिलेशनशिप्स वीक होते हैं, टूटते हैं और खलीज बढ़ते क्या होता है, हैं। हम तो पहले इसको बनाना की कोशिश ही कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल, कुछ पहले। कॉम्प्रोमाइजेस हस्बैंड्स करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस वाइफ्स करती हैं, कुछ पेरेंट्स भी करते हैं, 100%। चाहे वो लड़की के हों या वो लड़के के लड़के क्यों हों। तो वो और उनको पूरी करवाना फैमिली को चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना 100%, पड़ता है। और उनको करवाना चाहिए, हाँ। राइट। लेकिन देखिए कुछ लोग होते हैं बाय नेचर जिनको ज़्यादा तसल्ली चाहिए होती है। आप ये भी देखेंगे आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक होगा जो ज़्यादा फिक्रमंद होता होगा। आप किसी शादी पे गए हैं, कुछ है, तो एक पेरेंट जाग रहा होगा, वो आपने कह दिया मैं आ जाऊँगी, मेरे पास चाबी है, मुझे ये पर्सन ड्रॉप कर देगा, फिर भी वो कहेंगे नहीं मुझे नींद नहीं आती। अमूमन तौर पर जो अम्मी होती है वो जाग रही होती हैं घर पर, यानी कि उनको बेचैनी ज़्यादा होती है, उन्हें फ़िक्र ज़्यादा होती है, और जिस शख्स को कंसर्न ज़्यादा है उसे तसल्ली भी ज़्यादा चाहिए, राइट। लेकिन अगर वही बात आपकी कि वो क्रेडिबिलिटी पे आ रहा है और हर वक्त आप एक ओवर एक्सप्लेनेशन के मोड में आ रहे हैं जहाँ आपको हर चीज़ की सफाई देनी पड़ी और वो स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो पहले तो बाउंड्री सेट करेंगे। देखिए इतना जो है मैं आपको अपडेट कर सकती हूँ, इतना अपनी चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा फिर यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड। आप मेरी बात पे भरोसा करें। क्योंकि देखिए जब ज़्यादा शक हम औरतें मर्दों पे भी करती हैं ना, वो भी परेशान हो जाते हैं। मतलब बागी के अलावा वो भी इरिटेट हो जाते हैं। सो उस रिश्ते को उस एज तक ना लाएं कि आप एक दूसरे से इरिटेट होना शुरू हो जाएं। यार बस कर दो यार, मतलब मैं ज़िंदगी गुजारनी। बार बार यही कहूँगी कि जब दो मियाँ बीवी की शादी होती है तो वो ये बाकायदा मजहबी भी चीज़ ये है कि एक दूसरे की सुकून के लिए, एक दूसरे को बेसुकून करने के लिए नहीं होती कि आप बेसुकून है भाई, तो फिर फ़ायदा क्या। आप अपनी बीवी को भी बेसुकून करें शक करके, और आप अपने मियाँ को भी बेसुकून करिए शक करके। और हैप्पी लाइफ का मेन यही है कि ट्रस्ट है। आप ट्रस्ट करेंगे तो ज़िंदगी आपकी हैप्पी गुजरेगी। अब नहीं ये तो पैमाना आपने खुद तय करना है कि आप अपने स्पाउस पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना शक कर सकते हैं, कितना कंसर्न रह सकते हैं। वो हर बंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जरूरी नहीं है आप दे सकते हैं उसको। हाँ, जरूरी नहीं है आपके दोस्त के हस्बैंड का अफेयर हो तो आपके हस्बैंड का भी होगा, या आपके जो दोस्त की बीवी है वो किसी के साथ भाग गई है तो अल्लाह ना करे आपकी भी बीवी भाग जाएगी। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपको अपनी रियलिटी को देखते हुए अपने थॉट्स को बनाना है, राइट। कि आपका जो उस पर्सन के साथ कनेक्शन है वो अपने आप को कितना प्रूफ कर चुका है। और देखें ये जो सेकंड केस हमने सुना, ये दोनों में शादी तकरीबन नहीं है, साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, यानी कि वो अभी अंडरस्टैंडिंग के फेज़ में है, एक दूसरे को जानने के फेज़ में, जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, राइट। तो यहाँ पर आपने ये डिसाइड करना है कि किस हद तक जो दोनों ख़वातीन हैं वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं अपने इस हस्बैंड के नेचर को समझते हुए, वो कितना और देना चाह रही है, और कहाँ उनको लगता है कि इससे ज़्यादा जो है वो अपनी सफाइयाँ पेश नहीं कर सकती। तो ये उनके लिए है तो कि अभी इसी घर बैठी हुई है। देखिए अगर बड़ों को इसको दोबारा से शुरुआत कैसे हो सकती है इस रिश्ते को? जो देखिए फर्स्ट थिंग इज़ कि चलें ठीक है, बड़े इसमें अगर इन्वॉल्व नहीं भी होना चाह रहे हैं, ये अपने हस्बैंड से बातचीत करें। देखिए जो शख्स, ऐसा हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए जॉब छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ सकती हैं अगर उनके लिए। कभी कभार आपको ज़िंदगी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए उससे पहले, जॉब छोड़ने से भी पहले अपने हस्बैंड से कंसल्ट करें कि भाई आपको मुझसे चाहिए क्या। आप चाहते हैं, उनको ये पावर दे देना डिसीजन का। आप चाहते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं, ये आप चाहते हैं कि मैं आपको लेकिन ये भी कॉन्स्टेंटली होगा अपडेट कि फिर करूं। उनको दोबारा जब जॉब करेंगी फिर उनको दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। देखिए, मतलब again- लाइक सबके लिए उनका करियर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। करियर इंपॉर्टेंट है या ये वाली शादी इंपॉर्टेंट है, वो उनको चूज करना उनको पड़ेगा। चूज करना पड़ेगा। ये मुश्किल चॉइस है। लेकिन आप ये चूज करें कि इस वक्त आप कौन सी डिफ़िकल्टी ज़्यादा लेना चाह रहे हैं। और देखिए आई थिंक जब ये डायरेक्टली अपने हस्बैंड से बात करेंगी, अभी इनको मैसेज क्या आ रहा है, तुम ये करो, तुम ये ना करो, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो, इसके पीछे उसके हस्बैंड का कोई बिलीफ है, यानी कि उसको कोई डर है।
वैसे ही कोई हर वक्त गुस्से में या शक में मुब्तला नहीं होता, उसकी कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है, कोई ना कोई डर होता है, कोई खौफ होता है। इनको वो डर दूर हो जाता है तो फिर मसले भी दूर हो जाते हैं। थेरेपी में यही होता है, देखिए right? कि वो कंट्रोल डर फ्रीक्स होते हैं लोग, उसके There are पीछे men भी who are control freaks, और दोस्त या कहीं ना कहीं से आ रहा होता है, वो कहते हैं भाई बीवी को कैसे मैनेज किया हुआ है। इनकी हंसते अम्मी वो का तो खेलते घर बात में से ही हो रहा है ना, वो तो इनकी घर अम्मी में से ही हो रहा है। कहीं से भी हो सकता अगर है कोई कंट्रोल कहीं से फ्रीक, भाई आपके नसीब में आ गया, ये चीजें आपको बाज़ाहिर Handle नजर करें, नहीं हाँ। आती, देखिए- और आपने उनके साथ जिंदगी भी गुजारनी है, फिर क्या करना चाहिए दूसरे देखिए, बंदे को? कंट्रोल फ्रीक भी जो बिहेवियर आ रहा है ना, उसके पीछे भी कोई एक नीड आ रही है। देखिए, कोई भी शख्स रैंडमली कोई चीज़ नहीं करता है। अगर मुझे हर वक्त हिसाब किताब चाहिए, मुझे डर किस चीज़ का है कि अगर मैं कंट्रोल में नहीं रहूँगी तो क्या हो जाएगा। अक्सर लोगों का ये बिलीफ होता है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए ताकि कुछ ख़राब हो जाए तो मैं मैनेज कर सकूं, कोई प्रॉब्लम आए तो मैं डील कर सकूं। अक्सर जब हम कपल्स थेरेपी करते हैं और ऐसे केसेस देखते हैं तो हस्बैंड्स का ये बिलीफ भी होता है कि मेरी बीवी बहुत मासूम है, उसको पता नहीं चलता लोग इसके साथ किस तरह रिएक्ट कर जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता वो चीज़ हो, इसलिए मुझे हर चीज़ का पता होना चाहिए। ओवर प्रोटेक्टिव है। तो फिर वो नेगेटिव चीज नहीं हुई, लाइक वो डिस्प्ले Overprotective नेगेटिवली है, हो रही है, उनका बिहेवियर, उनका रवैया डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन उनकी जो अटैचमेंट है ना वो नेगेटिव नहीं है। यानी कि इस रिश्ते को बचाया जा सकता है अगर उनके बिहेवियर को हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर ले और थोड़ा सा जो है उसको मैनेज कर ले, क्योंकि वो बीवी बिहेवियर को मैनेज कर रही है, लेकिन जो असल में उनकी फीलिंग है वहाँ तक तो बात पहुँच ही नहीं रही है ना, क्योंकि ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें हो रही है। Exactly. तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये बोला तो मैंने क्यों किया। इससे बाहर निकल के देखने की ज़रूरत है कि वाई वो शख्स किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगेन इनकी वालदा की तरफ से एक फीडिंग आ रही है, अब वो उनको किस तरह अफेक्ट कर रही है कि शायद तुम देखते नहीं हो, तुम बचपन से ऐसे हो, तुम लापरवाह से हो, तुम्हारे साथ ये भी हो गया था, तुम्हें बिजनेस में भी चीट कर लिया था, ज़्यादा एहतियात बरखो, यू नो, इस तरीके के मैसेजेस जब आते हैं तो शख्स को होता है फिर इस तरह के घर वालों को भी थोड़ा सा 100% बजाय बनाने के या आग के ऊपर पानी डालने के तेल मत डालना। बिल्कुल ऐसा हाँ, ही है। जो सासें खुद कभी वर्क लाइफ से गुजरी नहीं है या वो करियर वुमेन नहीं रही है, एग्जैक्टली, उनको पता उनके लिए एक्सेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि भाई हमने तो चूल्हा झोंका, सारी जिंदगी किचन संभाला, ये किया, इसको देखो सुबह सुर्खी पाउडर लगा के तैयार होके निकल जाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है, जब तो वहीं से वो जेलसी आती है। बहुत सारी सासों को ये इशू होता है, किसी को होता है कि ये सचती सवरती नहीं है, और किसी को होता है ये तो बहुत ही ओहो सनग्लासेस लगा के निकल गई। नहीं, दूसरी तरफ बात ये भी है ना कि आप कह रही हैं सास का है, लेकिन बहू की तरफ से भी अगर वो बात सास से खुद क्लियर कर ले, ज़रा उसको बता दे कि मैं क्यों देर से आई, किस वजह से, कपड़ों पे अगर एतराज़ है तो वो सास के हिसाब से कपड़े पहन ले। होगी यार, आई एस्यूम कुछ बहू की तरफ से मुझे लगता है कि मुश्किल हुई है इनको बात करने में, बात नहीं हुई है इनमें क्लियर। अच्छा, और अक्सर ये भी होता है कि हस्बैंड्स को या पार्टनर्स को, नॉट जस्ट हस्बैंड्स, मैं कहूँगी अक्सर वाइफ्स को भी ये चाहिए होता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे प्रायोरिटी पे रखे। अगर मैं इसको चॉइस दूँ कि तुम अपने घर वालों को चूज़ करोगे या मुझे करोगे, तो वो कभी कभी मेरा नाम भी ले ले, राइट। तो अक्सर अपने जहन में ही लोग, क्योंकि सोच में तो हम सब मुब्तला होते ही हैं, तो कहते हैं कि यार इसके लिए ये जॉब इतनी ज़रूरी क्यों है, इस जॉब के लिए ये मुझसे लड़ क्यों रही है। तो वो एक जॉब जो है वो एक अना का मसला भी बन जाता है कि वो यार जेलसी इसके लिए डेवलप हो जाती है। बिल्कुल, जॉब क्यों, जॉब मुझ पे फोकस दे दी जॉब को। बिल्कुल। तो यू नो इस चीज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, यानी कि अगर ये सोच है उनके हस्बैंड की, तो दैट मीन्स कि वो सिर्फ आपसे तवज्जो चाह रहे हैं, वो सिर्फ चाह रहे हैं कि देखें, आप सिर्फ उनको चॉइस भी दे देंगी ना, देखें मैं जॉब छोड़ दूंगी अगर आप जो है ये रिलेशनशिप बेहतर कर ले, तो शायद वो कहेगा कि जॉब छोड़े भी ना, थोड़े दिन छुट्टी ले लें, थोड़ा थोड़ा खुमार उतर ही जाता है। बुरा नहीं लगता किसी को, घर में पैसे आ रहे हैं, आधा बर्डन हो जाता है अगर बीवी कमाती है तो। 100%। बुरा नहीं लगता किसी को इतनी महंगाई के दौर में कि अच्छा जी यार मेरा तो आधा बर्डन तो इसी ने शेयर कर लिया। 100%। तो दिन छुट्टी ले लें, बहुत सारी चीज़ों को मसले हल निकालने के। वो कहते हैं ना कि जब आपको रास्ता नहीं मिल रहा होता, जब रास्ता, हमें हज पे ही समझ आया कि एक रास्ता बंद किया अगर गवर्नमेंट ने तो दूसरा रास्ता ले लो, दूसरा बंद किया तो तीसरा ले लो। सो जिंदगी भी ऐसी ही है कि जब रास्ते इधर उधर से बंद होते हैं तो बहुत सारे और रास्ते हैं। शर्त ये है कि क्या आपने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है या नहीं। अगर आपकी नीयत ही नहीं है, फिर चाहे रास्ते खुले हुए भी हों, आपको वो बंद ही नजर आएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हमारा टॉपिक है आज का शक। अभी तक जो 2 कहानियाँ हमने सुनी वो मर्दों का औरतों पे शक था। अक्सर हम ये अब ज़्यादा सुनने में आने लगा है, जैसे अक्सर हम देखते थे कि बीवियाँ ही मर्दों पे शक करी हैं, उनकी ज़िंदगी अजाब कर दी है। बहुत कम हमें सुनने में आता था, मगर अब कहानियाँ और पता चल रही हैं तो पता चल रहा है हाँ भाई मर्द भी कम नहीं है। वो तो उनका शक तो ऐसा होता है ख़तरनाक कि ज़िंदगियाँ और रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ये जो वर्क लाइफ से रिलेटेड बात हो रही थी ना, तो आई गेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि शादी से पहले लड़का लड़की को विद इन लाइक अब जो भी आपका कल्चरली परमिसिबल रूल है उस हिसाब से लेट देम टॉक, एक दूसरे बात करें, ये सारे मसले सेटल करें और फिर उसके बाद आप शादी की बात आगे चलाएं। और शादी को रश करके नहीं कि आज झट मंगनी पट ब्याह नहीं करें। फैमिलीज का उठना बैठना लेना देना बड़ी चीज़ों से आपको अंदाजा अच्छा, जब हो आप जाता है। अरेंज मैरिज कर रहे होते तो उस वक्त लड़कों को कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पहले ही उनको पता होता है कि मुझे वर्किंग लेडी नहीं चाहिए, मुझे हाउस वाइफ से शादी करनी है। तो ठीक है, सबकी अपनी डिमांड्स होती हैं। जैसे लड़की वालों की डिमांड्स होती हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट ऑफिसर वाला ही दामाद चाहिए या हमें डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें इंजीनियर वाला ही। सबकी अपनी डिमांड्स है, उनका हक है शादी से पहले। तो वो जो रिश्ता कराने वाली होती है उनको पहले ही बता देती है भैया किसी को वर्किंग लेडी चाहिए होती है कि नहीं भाई हमें घर पे बैठने वाली लड़की नहीं चाहिए। और ज़्यादातर वो ये कहते हैं कि नहीं हमें हाउस वाइफ चाहिए। तो वो सही है ना, आप पहले से बता दिया, आपको कुछ झंझट ही नहीं। नहीं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हमें डॉक्टर्स चाहिए और जब घर बिठा देते शादी हैं। के बाद उन्हें बिठा देते हैं। बिल्कुल सही कितना कह रही बड़ा हैं आप। जुल्म करते हैं कि इतनी अच्छी सीट, बिल्कुल सही इतना कह रही आप दूसरों का हक मार रहे हैं। हाँ। या तो मैं कह रही हूँ कोई ऐसा शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि अगर ये डॉक्टर है तो काम करती रहेगी, शादी के बाद ये काम नहीं छोड़ेगी, होना चाहिए। पेरेंट्स रखते हैं शराइत। अब तो निकाह नामे से पहले ये सारी बातें डन होती हैं, फिर रिटर्न में जाके होना आगे चाहिए। बातें तो सब रह जाती हैं। रिटर्न हो या ना हो, बात तो वर्ड की रिटर्न है में ना। कितनी चीज़ें होती हैं ज़बान से फिर जाते हैं, जब ज़बान ही नहीं तो उस कागज़ के टुकड़े की क्या वैल्यू, क्या वैल्यू, कितनी चीज़ें होती हैं। अब कहाँ चैलेंज करेंगे उस राइटिंग के टुकड़े को, और क्या, कोर्ट में ले जाएंगे। नहीं, लेकिन होता है बहुत, आपका और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है लड़की को, पता होता है कि मैं शादी के बाद भी मुझे परमिशन है कि मैं जॉब कर सकती हूँ और मुझसे छुड़वाएंगे नहीं, फिर उस पर फाइट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए ना, करियर का हक जब आप इतनी मेहनत से पढ़ लिख रहे हैं, करियर का हक दोनों के लिए बराबर ही है ना। हाँ, वो औरतों में थोड़ी सी एक ज़्यादा एबिलिटी अल्लाह ने दी हुई कि वो फिर उसके बाद घर भी मैनेज कर लेती हैं, बच्चे भी देख लेती हैं। और आदमी शायद एक ही जॉब कर पाता है, कभी कभार ऐसे ही देखा गया है। वुमेन जो उन खवातीन का जो दिमाग है ना वो मल्टीटास्किंग के लिए वायर्ड है। यस यस। सो वो बच्चा भी संभाल लेगी, वो खाना भी पका लेगी, वो काम भी मैनेज कर लेगी। सो इट लाइक इसमें कोई मसला बेचारे आदमियों में वायरिंग ऐसी हुई हुई, हमें थोड़ा थोड़ा उन पे तर्स खाना चाहिए। वो 2-2 चीज़ें 4-4 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। जी, नेक्स्ट किस्से की तरफ चलते हैं। जी जैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जैन, क्या मसले हैं आपके साथ ज़िंदगी में? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ। अच्छा। और बीइंग अ टीचर आप बेहतर समझ सकती हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन होता है वो जस्ट लाइक अ फादर और किड्स, लाइक पेरेंट्स और किड्स। जी। लेकिन इस चीज़ को हमारा माशरा आई डोंट नो कि क्यों एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे साथ भी प्रॉब्लम ये हुई कि मैं बहुत अच्छी माशाल्लाह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था बिफोर माय मैरिज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही शादी हुई और शादी होने के बाद तो मामलात हमारे ख़राब होना शुरू हुए। वो यूँ हुआ कि मेरी टोटल अरेंज मैरिज थे। अरेंज मैरिज के बाद मामला चल रहे थे, क्लासेस चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। मेरे कॉलेजेस में भी लेक्चर्स होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, कोई इशू नहीं था। लेकिन हमारी जो वाइफ हैं माशाल्लाह अल्लाह उन्हें समझ दे, उन्होंने ये करना शुरू किया कि ऑन ऑफ जो मेरे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते थे, ऑन ऑफ जो मेरे स्टूडेंट्स कॉल करते थे, सम टाइम ऑनेस्टली आप घर पे बिज़ी होते हैं, अपना अटेंड कॉल नहीं कर पाते हैं, तो वो मेरे कॉल्स अटेंड करती थी। जब वो कॉल अटेंड करती थी तो वो उन्होंने बजाय इसके कि वो मुझे कंफर्म करें कि ज़ैन आपकी ये कॉल आई है, आपके स्टूडेंट की कॉल है, वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। वो उनको अपने आप से ही रिप्लाई कर देती थी। अच्छा, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा इसलिए नहीं हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ फूल चेक करने की आदत नहीं है। वेरी नेक्स्ट डे या वेरी आफ्टर 2 और 3 डेज़ जब मैं उस पर्टिकुलरली स्टूडेंट के पास जाता था तो वो मुझसे कहता था कि सर इस तरह का प्रॉब्लम है, या अगर मेरी फीमेल स्टूडेंट है, गर्ल्स हैं, तो वो कहती थी कि सर आपके साथ ये मसला है, आपकी मिसेज़ हमें इस तरह टॉर्चर करती हैं। तो ये इतना बड़ा अलमिया हो गया मेरे लिए कि मैं बहुत अच्छा क्या माशाल्लाह टॉर्चर चल रहा करती है, था। मतलब समझी नहीं। वो क्या ऐसी बात कहती हैं आपके स्टूडेंट्स? इंटरवीन करती हैं
एग्जैक्टली उन्होंने करना ये होता था कि वो रिप्लाई करती थी कि व्हाट इज़ द रीज़न यू सेंडिंग मैसेज टू माय हस्बैंड, कि जी आप क्यों मेरे हस्बैंड को मैसेज कर रही हैं, आप उनको जो टाइम है आपका ट्यूशन का या कॉलेज का उस टाइम में बात करें, ऑफ टाइम में बात ना करें। बट वो बहुत ही नैरो माइंडेड किस्म की वाइफ है मेरी, सॉरी टू से। तो मैं इतना प्रॉब्लम में आ गया कि मैं फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गया, और इंतहा ये हो गई है कि मेरी नहीं, स्टूडेंट छूट फाइनेंशियली गया। क्राइसिस में आप उनकी वजह से कैसे आ गए? एग्जैक्टली जब इसलिए उनकी वजह से आ गया कि मेरे स्टूडेंट्स ने वन बाय वन, देखिए कोई पेरेंट्स भी ना अपनी डॉटर को ना अपने सन को किसी भी किस्म की निगेटिव अप्रोच के लिए नहीं जा यू आर सकता। राइट, यस। तो जब हमारे स्टूडेंट्स के पास इस तरह के मैसेजेस जाएंगे तो ऑनेस्टली उसके पेरेंट्स वो अपने इन्फॉर्म करेंगी। तो जब पेरेंट्स ने कहा कि नहीं आप ये टीचर चेंज कर दें, क्योंकि अगर इनकी मैसेज इस तरह की हैं तो मेरी इस तरह डिसकंटिन्यू क्लासेस हो गई। और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त फाइनेंशियली अगर आप प्रॉब्लम में आते हैं तो आपकी लाइफ किस कदर डिस्टर्ब हो जाती है। ये बहुत बड़ा अलमिया, उनका शक जो था ना वो डे बाय डे बढ़ता ही चला गया। ये तो वैसे लिमिट है, आप भले शक करें चार दीवारी में अपने मियाँ बीवी जो भी हो, लेकिन आपने बाहर वालों को भी इस तरह करना शुरू कर दिया, तो दिस इज द लिमिट। आपने अपना फोन अपने पास क्यों नहीं रखा? देखिए हर आप जब वक्त यहाँ पूरे वहाँ क्यों छोड़ते रहते थे? एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, लेकिन जब आप पूरे दिन के थके हुए घर आते हैं ना तो ऑनेस्टली, और सबसे बड़ी बात ये अगर आप फेयर हैं ना, इंटरनली अगर आप फेयर हैं तो आप कभी भी तो ना आपने सेल अपनी फोन को बीवी से कभी कहा नहीं ये कि भाई ये क्या कर रही हो कि मेरे पर आप कोड लगा लें यार? मियाँ ने हाँ, तो वही कहते ना। हैं। एक और पॉइंट ये है कि आप उनसे सीधा ये कह सकते थे कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन ऐसे क्यों छोड़ूंगा, फिर तो मैं तुमसे छुपाऊंगा फ़ोन। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही कहा, यू आर राइट। मैंने उनको यही कहा कि अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होगी तो मैं फ़ोन को ऐसे ही लाके क्यों रख दूंगा सामने, और कोई इसमें कोड नहीं है, कोई किसी किस्म का जो है ना प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है, तो आप क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट कर रही हैं। शक की बुनियाद क्या थी? आप उसको टाइम नहीं देते, या आप उनको जोड़ों की सेल पे लेकर नहीं जाते, चीज़ें नहीं दिलाते, मसला क्या था? नहीं, वो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। देखें मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी थी, तो मैं उनको डेफिनेटली ड्रेसिंग भी अच्छी से अच्छी बाइंग करता था, उनको लेके भी जाता था। इनफैक्ट मैं आउट ऑफ कंट्री भी उनको लेकर गया। लेकिन ये प्रॉब्लम हुई असल में हमारी शादी के 2 से 3 साल के बाद। मसला ये था कि जो स्टूडेंट्स थी, जब मेरे लेक्चर स्कूल से बढ़कर कॉलेजेस पे गए ना, तो कॉलेजेस की जो स्टूडेंट होती हैं ऑलमोस्ट वो मेरी ही एज की थी। तो जब उनकी कॉल्स आती थी या मैसेजेस आते, वो हाय हेलो हाय सर इस तरह करके लिखते थी ना, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई, और वो इतनी बढ़ी कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप जैन कंटिन्यू नहीं करेंगे आप इस चीज़ को। तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। शादी के 3 साल हुए थे? जी 3 ईयर और आफ्टर 3 ईयर। औलाद कोई बच्चे हुए तब जी तक? मेरा एक सन है, एक बिल्कुल। बेटा है। जी। अच्छा। सब इतना टाइम था कि फ़ोन चेक करती थी। नहीं, असल में मसला है कि यही वजह हुई कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब होना शुरू हो गए, क्योंकि जब देखिए आप बच्चे जब घर में देखते हैं कि पेरेंट्स आपस में डेफिनेटली हार्प हैं और एक दूसरे शार्प बात कर रहे हैं, लाउड बात कर रहे हैं, चीखना चिल्ला रहे हैं, तो ये चीज़ें ना बच्चों के ऊपर बहुत अफेक्टेड होती हैं। जो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में आया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इतना क्यों शक करती थी। मैंने ये कंप्लेन उनके पेरेंट्स को भी की कि काइंडली आप इनको समझाएं, मेरा नेचर ऑफ जॉब इस तरह का है। आप लोगों को बिफोर मैरिज भी पता था, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होना चाहिए। एक्चुअली अ वुमन फील्स इनसिक्योर एक बच्चे की बर्थ के बाद। उसे लगता है कि आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट दैट यंग एनी मोर। अब मैं एक माँ बन गई हूँ और मेरा हस्बैंड, उसको यंग गर्ल्स अप्रोच कर रही हैं, तो वो आउट ऑफ जेलसी वो ये सब कुछ कर रही थी। Exactly. उसमें सिर्फ आपका सबसे बड़ा रोल था कि यू कुड शो योर मैक्सिमम लव एंड ट्रस्ट इन हर, और इतना इन्वेस्ट करते अपना प्यार, अपना कॉन्फिडेंस उसमें कि शायद उसका ये चीज़ जो ना आहिस्ता आहिस्ता घट जाती। अक्सर औरतों में ये शक की बीमारी या इनसिक्योरिटी तभी डेवलप होती है जब उनके हस्बैंड उनकी तरफ तवज्जो देना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। टाइम नहीं देते उनके हाँ, साथ अच्छा, टाइम। एक अब और सबकी तवज्जो देने का तरीक़ेकार अलग अलग होता है। कोई उनकी खाने की तारीफ़ कर देगा, कोई उनके पहनने ओढ़ने की तारीफ़ कर देगा, कोई उनके सलीके की तारीफ़ कर देगा, कोई उनकी बातों की तारीफ़। लाइक देखें, रिश्तों में एक दूसरे के लिए काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता शादी हो गई, बच्चों की माँ बन गई तो बस छोड़ ही दिया, मेरे घर में ये कहाँ जाने वाली है। लेकिन एक मेरा एक इनसे और सवाल है। अब मैसेजेस देख के वो जवाब देती हैं या जो भी, देखिए अगर तो वो काम से रिलेटेड सवाल है, अब मैंने फ़ोन खोला, फ़र्ज़ करें मैं उसकी जगह खड़ी होके देखती हूँ, मैं फ़ोन अपने हस्बैंड का उठाती हूँ, मैसेज पढ़ती हूँ, अगर वो सिर्फ काम से, सर विच चैप्टर डू आई हैव टू रिवाइज फॉर द फला, तो वो तो एक सिंपल मैसेज है, वो तो कंफर्म करेगा आपकी बेगुनाही। शक तब जड़ पकड़ता है जब बात कुछ एम्बिगुअस हो। हाउ आर यू सर, व्हाट आर यू डूइंग, यू लुक सो गुड टुडे।
ये पॉइंट है जहाँ पे कि कोई सटक सकती है कि यार देखिए, ये गड़बड़ चल रही हमने है। पिछले केसेस में जहाँ औरत पे मर्द शक कर रहा था तब भी डॉक्टर नीलम ने उनको ये कहा था कि आप बैठ के बात करें, ये नहीं है कि हम औरतें हैं तो हम आपके पीछे पड़ गए हैं। हमने उनको भी यही समझाया था कि आप बैठ के बात करें, और क्या पता उनका कंसर्न हो, क्या पता वो आपको ये समझ रहे हो कि आप भोली हैं, आप किसी की भी बातों में आ जाएंगी। सही। सो उसी तरह हम उनकी भी, आपकी बेगम की भी साइड बेसिकली थोड़ी बहुत ले रहे हैं। लेकिन डॉक्टर नीलम आप बताएं इसका क्या हल है, अच्छा देखिए, इसका क्या इलाज है? कुछ शक की बुनियाद ना हमारे कल्चरल नॉर्म्स भी होते हैं। देखिए एक बड़ा कॉमन सा एक तो इन्होंने बात की ना, वो नजर है, वो बेहतरीन उसी पे मैं ऐड करना जी। चाहूँगी। एक बड़ा कॉमन सा हम सबका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रहा होता है, जब हम कॉलेज में होते हैं 17-18 साल में होते हैं, तो एक यंग सा टीचर है जो बोलने में अच्छा है और मेल टीचर है, तो एक क्रश होता है, right? Exactly. तो इस चीज़ से हम सब वाकिफ होते हैं। तो जब उनकी वाइफ ने ये एक्सपीरियंस किया कि ये लड़कियां जो हैं वो तो पसंद कर रही हैं, और आपको पता है कि वो एक अच्छे तरीके से पसंद कर रही है, उसमें कोई बुरी इंटेंशन नहीं है। कभी कभार यंग बच्चियों को इन्फैचुएट भी होती हैं, वो एक मैच्योर आदमी से जो गुड लुकिंग, अच्छा अच्छे से बोलने बात वाला, कर रहा हो, अच्छी सिखा पर्सनालिटी रहा हो, हो, वो बिल्कुल, इन्फैचुएशन होती है, वो कोई मोहब्बत प्यार वो नहीं होता, लेकिन वो उन उस बच्चियों को नादानी में अटैचमेंट हो रही होती है। 100% राइट। तो अब उनकी बीवी, क्योंकि अगेन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि उनका भी दुनिया का या काम करने का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, राइट, तो शायद ये वाला एक्सपीरियंस उनके लिए थोड़ा सा थ्रेटनिंग हो गया। उसके साथ साथ हमारे यहाँ टीचिंग इज़ जनरली अ फीमेल प्रोफेशन, उसमें एक मर्द है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि उनकी बहुत ज़्यादा फीमेल टीचर्स भी होंगी, स्टूडेंट्स भी फीमेल्स होंगी, तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी रहती है। अब वो उनकी दोस्तें भी उनको कहती होंगी, उनकी अम्मी भी कहती होंगी नज़र रखा करो उसकी कितनी इंटरेक्शन है। अब वो कहाँ से उनको ये मैसेजेस जिनके मियाँ शोबिस में वो तो मर जाए, इंतकाल कर जाए हैं, जनरली फिर वो भरोसा आ जाता है, राइट। इसीलिए अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो डॉक्टर के साथ निभा सकता है, या वो इतना मैच्योर हो जो उसके काम की नौयत को समझे, राइट, तो उस तरीके से वो रिश्ता अच्छे से बन सकता है। यहाँ पर भी देखिए सिंपल सी चीज़ है, पहले तो अगेन आप बैठें कि और समझें कि आपकी बीवी लव और अफेक्शन को फील किस तरह करती है। क्या उनको अगेन रीअश्योरेंस चाहिए, क्या उनको आपकी तवज्जो चाहिए, क्या उनको चाहिए कि आप घर में ज़्यादा इन्वॉल्व हों, क्या उनको चाहिए कि जिस तरह आप हैप्पीली इंटरेक्ट करते हैं। आई नो पॉसिबल नहीं है, आप काम से थके हुए आ रहे हैं और आप एक्स्ट्रा नाइस होते होंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ क्योंकि वो आपकी रोज़ी का ज़रिया है, लेकिन क्या वो वही एक्सपेक्ट करती हैं कि जितने अच्छे से आप उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइक अपनी स्टूडेंट्स को तो आप बड़े लंबे लंबे मैसेजेस करते हैं, लेकिन जब मैं मैसेज करती हूँ तो आप कह देते हैं बिजी, राइट। तो वो इस चीज़ का भी कंपैरिजन करती होंगी, तो वो एग्जैक्टली चाह क्या रही हैं। और दूसरी चीज़, कुछ बाउंड्रीज आपके एंड पर भी हो सकती थी कि आप अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि 8 बजे के बाद। कभी कभार मर्द भी औरत के अंदर शक डेवलप कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम तो नहीं वैसा खाना पका सकती फलाने की इसरार की बीवी की तरह, सही। उनके लिए जोक होता है वो, देखा है अल्लाह कितनी फिट है, 4 बच्चे के बाद तुमने अपना हाल क्या किया हुआ है। कहने का तरीका है, जरूरी आप अपनी बीवी को बोलें कहें, पर कहने के तरीके कार होते हैं। बहुत सारे हस्बैंड्स जलाते हैं बीवियों को, और जलाते हैं बाकायदा दूसरी औरतों की तरफ से। लेकिन निदा कुछ आदमी, सम पीपल आर नॉट वेरी गुड विद वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स उनके बस की बात नहीं है। वो कहना कुछ और चाहते हैं, वो बोल किसी और तरीके से देते हैं, और बीवियां फिर उसको कंसीव कर लेती हैं किसी और माना में। स्लाइटली ये मेरे हस्बैंड का भी इशू है, कहते हैं लाइक आई डोंट नो, मैं कुछ और बोल देता हूँ, बट आई नो मैं भी काम पे आती हूँ तो ही वुड जस्ट से पहुँच गई हो, अब कहाँ हो, अब क्या हो रहा है। इट्स नॉट कि वो मुझे शक कर रहे हैं, ही जस्ट इंश्योर्स कि मैं सिक्योर हूँ, इफ़ आई एम ओके, इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये जितना ज़्यादा इकट्ठे बैठें वीकेंड पे, ये उनके साथ टाइम स्पेंड करें, गपशप लगाएं कि मूवी देखने चले जाएं। इसीलिए जो हनीमूनिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हनीमून इज़ अ लिटिल टाइम जो मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने में अकेले गुजारें, अवे फ्रॉम द फैमिली। लेकिन पता है क्या चिढ़ हो जाती है फिर एक दूसरे से, जब ये इतना वाली ना सिचुएशन पे, अच्छा ये वाला, जब ये वाली सिचुएशन हो जाए ना तो चिढ़ हो जाती है, या मियाँ बीवी पे बेजा शक कर रहा हो, या बीवी ना कर रही हो बार बार, तो आपस में एक दूसरे से चिढ़ होना शुरू हो जाती है। और उसका मुझे लगता है बेहतरीन हल ये थोड़े दिन की सेपरेशन, थोड़े दिन की सेपरेशन इन द सेंस कि मियाँ कहीं चले जाएं, भाई रिश्तेदारों के यहाँ इस्लामाबाद छुट्टी लेके, या बीवी, जब आप सेपरेट होते हैं ना तो फिर आपको थोड़ा, अगर आपके अंदर प्यार बाकी है तो आपको थोड़ा सा ना होता है यार मैंने गलत किया,
फिर आपको गलती का एहसास होता हम है। डिस्टेंस लेकिन- रखें कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसे के लिए डिस्टेंस होगा हाँ, मैं तो एक दूसरे की हम अहमियत पता उन दोनों चलेगी। को आइसोलेशन में क्यों ले रहे हैं? फैमिली में कोई तो इंसान होगा जो पीछे काउंसिल पड़े। करेगा, हाँ, कोई देखिए, मोहब्बत, खाला, अगर- फूफो, कोई रिश्तेदार। अगर फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने कह दिया कि भाई मैं बहुत स्ट्रेस में आ रहा हूँ, तुम थोड़े दिन के लिए अम्मी के यहाँ चली जाओ, या तो और शक करेगी। एग्जैक्टली कि इनको तो मुझसे मतलब रिश्ता ज़रूरी ही नहीं है, ये मेरा हाँ, ये मसला मुझे एड्रेस दूर- करने के दूर बजाय भेज रहे हैं। मुझे भगा रहे हैं, यानी कि मैं इनके लिए वैल्यू ही नहीं रखती। सेपरेशन तब होता है जब दोनों इमोशनली बड़े चार्ज हो और वो सिचुएशन को रोज़ एक दूसरे को देखकर लड़ने मरने पे तैयार है, तब थोड़ा गैप, वो भी किसी एक न्यूट्रल पर्सन की तरफ से आना चाहिए, राइट? तब वो सजेस्ट करें कि भाई दोनों कूल डाउन हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, कमरा अलग कर लो, ठीक है, तुम इधर रह लो, तुम अम्मी के पास सो जाओ, और फिर उसको एड्रेस करें कि भाई मसला क्या है, काम डाउन हो गए, रोज़ के झगड़ों से फारिग हो गए, अब बताओ एक्चुअल मसला क्या है और चाहते क्या हो। जब ये पूछते हैं ना, जब इनकी वाइफ से पूछा जाएगा भाई आप क्या चाहती हैं, आपके हस्बैंड काम ना करें, वो घर पे एक्स्ट्रा इनकम ना लेकर आए, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी आपका कहने का मकसद है कोई तीसरा शख्स बीच में पढ़कर इंटरवेंशन जरूरी है। Exactly. चीज़ों को और सुलझाना। deep पर वो rooted समझदार जाकर- भी होना चाहिए, नादान दोस्त समझदार भी भी तो नहीं होना होना चाहिए। कुछ लोग और खराब कर देते हैं बात। एग्जैक्टली। नहीं, कोई भाई mature person- समझदार, मैंने अभी यही कहा है कि कोई एक समझदार इंसान की इंटरवेंशन जरूरी है, लाजमी। जो काउंसिल करे ऑन बोथ चाहे वो साइड्स। मियाँ का कोई दोस्त हो हाँ। या कोई आपका रिश्तेदार हो, बिल्कुल, कोई ऐसा। जिसने शादी निभाई हुई हो, ताकि हाँ। उसको कम से कम तजुर्बा हो, Exactly. right? तो उसको पता हो कि ये चीज़ें आती रहती हैं और उनको हल किस तरह करना है। आई बिलीव कि अगर हम इनकी वाइफ से पूछेंगे आप चाहती क्या, आपके हस्बैंड ये जॉब छोड़ दें, फिर उनको टाइम लगेगा, स्ट्रगल होगा, कि आप रेडी हैं उसके लिए, तो वो खुद कहेंगे कि शायद मैं ये चाहती हूँ कि वो लड़कियाँ उनको ऑफ टाइम पे मैसेज ना करें या फ्रेंडली मैसेज ना करें। और यार मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या ज़रूरत है अपने स्टूडेंट्स को नंबर देने की? आप और अपने या प्रोफेशनल professional number अलग और कर अपनी लें। प्राइवेट लाइफ को क्यों अलग नहीं रखते? बिल्कुल जब ये देख ईमेल लेंगे इस बात से खराबी पैदा हो रही है। ईमेल कर- ईमेल ये बेहतरीन ऑप्शन है भाई। अगर आपने कोई सवाल करना है ईमेल करें, प्रोफेशनली वो अलग एक number ऑन द रख लें। ऑन द रिकॉर्ड हो जाती है ना बात। बेसिकली प्रोफेशनल रिश्ता अगर आपका, क्योंकि टीचर्स को भी एक बाउंड्री रखनी, सेट करनी पड़ेगी। बहुत आप घुल मिल के, स्पेशली अगर ऑपोजिट सेक्स है सही। तो आपको घुल इतना ज़्यादा घुलना ना, आपने एक जैसे औरतें भी रखती है ना एक बाउंड्रीज, उसी तरह मर्दों को भी बाउंड्रीज रखनी या, चाहिए। और जब टीचिंग की बात आई, सिंस आई हैव बीन अ टीचर माय Yes. तो इसमें कोई, इसको टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप को किसी भी रिलेशन से कब पैरेलल करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाप बेटा ये वो बनने की कोई ज़रूरत नहीं। हम no, इक्वल teacher एज के है। भी हो सकते हैं। हाँ। स्टिल द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ अ टीचर, दैट ऑफ अ स्टूडेंट। हमें ना तो फ्रेंडली होना है, ना हमें एग्रेसिव होना है, हमें फर्म रहना है। जी वही Which is मैं ना रवि बीच वाली की बात आ गई। situation। एग्जैक्टली। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब आज यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं शक को, और थैंक यू कहें कि ये शक खाली ऐसा नहीं है कि औरतें मियाँ पे करती हैं, मियाँ भी करते हैं, माँ बाप भी करते हैं बच्चों पर। बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो एक दूसरे पे आप शक कर रहे होते हैं, और करने वाले भी और जिस पर शक हो रहा होता है, दोनों मुश्किल में रहते हैं। यानी कि आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बर्बाद खुद ही कर दिया अपने हाथ से। सो मैं नेक्स्ट चलती हूँ किसी की तरफ। मरियम है जी, और मरियम को क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो मुझ पे शक करते हैं मेरी जॉब को लेके। ओहो। वो भी जैसे? माशाल्लाह जॉब करते हैं और मैं भी जॉब करती थी, लेकिन अब मेरी जॉब छूट गई है भाई की वजह से, मेरे बड़े भाई की वजह से। मैं न्यू ग्रेजुएट हुई थी, तो मैंने अपने बाबा से जॉब करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो बाबा वॉज एग्री। पापा ने कहा ठीक है आप जॉब कर लें। भाई से डिस्कस किया तो भाई भी उस टाइम एग्री हो गए थे जॉब करवाने के लिए। खैर मैंने जॉब सर्च की तो मुझे मेरी ड्रीम कंपनी में ही जॉब मिल गई, अच्छी पोजीशन पे। स्टार्टिंग के डेज़ तो बहुत अच्छे रहे, भाई भी खुश थे, घर वाले भी सब ठीक थे कि कोई मसला नहीं है। फिर ऑल ऑफ अ सडन भाई को मुझसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई कि तुम कैसी ड्रेसिंग कर रही हो, तुम दुपट्टा क्यों नहीं पहन रही हो, तुम्हारे कपड़े इतने टाइट क्यों हैं, तुम्हारे नंबर पे लड़कों की कॉल्स क्यों आ रही हैं। अब कुलीग्स हैं तो किसी काम के लिए वो कॉल तो करेंगे ऑफिस के बाद, तो वो कॉल कर लिया करते थे।
कभी कभी ऐसा होता था कि कॉल आ रही होती थी, मैं कॉल उठाती थी तो भाई मेरे हाथ से फ़ोन छीन के खुद कॉल अटेंड करते थे और बात करते थे। अगर लड़की होती थी तो वो वापस मुझे फ़ोन दे देते थे, लेकिन अगर लड़का होता था तो वो उसको झाड़ दिया करते थे कॉल पे ही। क्या है? अच्छा, अब मुझे नहीं पता, कभी कभी भाई पीछे से ऑफिस के बाहर आ जाया करते थे। अगर ऑफिस के बाहर कभी मैं किसी अपने कोलीग से बात कर रही हूँ खड़ी होके, तो वो वहाँ से देख लिया करते थे और आके डांटते थे उस लड़के को कि भाई तुम क्यों बात कर रहे हो मेरे बहन से। तो इस तरीके से ना 2-3 बार मुझे ऑफिस से जो है बोला भी गया कि भाई ये क्या तरीका है, आपके घर से क्या सब चल रहा है। खैर चलता रहा इस तरीके से। मैंने घर में भी बात की, बाबा को भी बोला कि आप इनको समझाएं। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और बड़े भाई मुझे बहुत लाड करते थे जॉब से पहले, जब उनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती थी मुझसे। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने ना उनसे बात कर रही थी, मेरे कोई कुलीग थे आई गेस, हाँ कुलीग थे, उनसे बात कर रही थी, डिस्कस कर रही थी। तो भाई पीछे से आए और उन्होंने मेरा हाथ खींचा और मुझे धक्का दिया और उसको मारने शुरू हो गए। क्या रीज़न था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता आज तक। इतना मामला बढ़ गया ऑफिस के बाहर कि पुलिस तक आ गई और भाई को थाने तक लेके चली गई। मैंने भाई से बात भी की, उनको मैंने अश्योर भी किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे किसी से रिलेशन हो या कुछ हो, मैं सिर्फ जॉब कर रही हूँ, कुछ टाइम की जॉब है, फिर शादी वादी हो जाएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब तक मैं उस ऑफ़िस से निकाली नहीं गई तब तक भाई सुकून में नहीं आया। एक पॉइंट है, एक तो सबसे पहले जब आपको घर पे कॉल आ रही थी तो आपकी अपनी गलती है। एक चीज़ होती है ऑफिस टाइम, एक होता है होम टाइम। अगर आपने 8 घंटे ड्यूटी दे ली है ना ऑफिस में, तो आप उन्हें बताएं कि घर पे मुझे कॉल नहीं आएगी। अगर कोई अव्वल तो मुझे ऐसे ऑफिस समझ में नहीं आते कि जिनका शाम में भी कॉल आ रहा है। 8 घंटे काफ़ी होते हैं ना, अनलेस कि कोई इमरजेंसी हो। गवर्नमेंट जॉब होती है ना, उसकी बात अलग होती है। जब आप प्राइवेट में काम कर रहे होते हैं, डिपेंड्स जैसे ऑन हम द भी हैं, जॉब। हमारे भी कलीग्स हैं, कोई काम होता है तो घर में भी कॉल आती है। और जब आप या तो एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाएं ऑफिस में कि आप उनको ये कह सके कि मुझे घर पे ना डिस्टर्ब किया करो, मगर आप अगर ऐसे पोजीशन पे नहीं हैं तो फिर आप ऑफिस वालों को ये नहीं कह सकते कि आप मुझे घर की, आपको पता है ना जॉब्स आजकल कितनी मुश्किलों से मिल रही हैं, लेकिन इट्स अनएथिकल। आई वुड स्टिल से इट्स अनएथिकल। प्राइवेट फर्म्स में जो काम हो रहा होता है वहाँ ये सब चीज़ें नहीं। लेकिन सबसे गलत बात ये लगी कि ऑफिस के बाहर खड़े होकर बात करना या उस पर डिस्कस करना कि आप ऑफिस के अंदर करें। जब भाई ने आके मारा तो आप ऑफिस के बाहर क्यों बात कर रही हैं? नहीं, लेकिन आप भाई कैसे किसी को मार सकता है? नहीं, लेकिन करते ही हैं, जा रहे हैं, इंतजार में बयान आ रही है, कुछ वैसे इशू चल रहा है ना उस बात पे, वो हमेशा इस बात को। लेकिन फिर भी किसी को, भाई को, किसी को कोई हक नहीं है कि आप रोड पे खड़े होके, चाहे वो वाकई ही उसका रिलेशनशिप हो भी क्यों ना, आप किसी को ऐसे मार नहीं सकते, आपका हक ही नहीं। नहीं, मारपीट गलत बात है, तो बहुत लेकिन गलत है, देखिए बात कहीं से शुरू होके मारपीट तक पहुंची है ना, वो इंटेंसिटी इतनी बड़ी है कि हाथापाई तक बात पहुंची है। तो वो शुरू में क्या चीज़ें थी जो पहले फिक्स हो सकती थी, जो के बाद में इन चीज़ों तक लेकर गई हैं? मेरा ये सवाल हम तो क्योंकि शक के ऊपर बात कर रहे हैं तो भाई तो बहनों पे इस तरह का शक होता है, जिसकी वजह से कितनी लड़कियां अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाती। मुझे नहीं समझ आता वहाँ अम्मी अब्बू कहाँ चले जाते हैं। अम्मी अब्बू क्यों नहीं वो पावर भाइयों को कहते हैं कि भाई मैं बाप हूँ, तुम बाप नहीं हो। बिल्कुल। देखिए, जब काम करने की परमिशन उन्होंने अपने फादर से ली तो ये सारे मैटर्स में भी इनके फादर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी, राइट। मैं समझ सकती हूँ कि उनके भाई ओवर प्रोटेक्टिव फील कर रहे थे अपनी बहन को लेकर, और अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑफिस गोइंग लड़कियों को लेकर एक पर्टिकुलर मेंटालिटी जो कि गलत बात है। देखिए, बहन भाइयों में ना एज का डिफरेंस भी कम होता है, तो जब लड़के नए नए जवान होते हैं ना तो उनको भी गरम जोशी वाला वो होता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो समझदार होते हैं, वो एक उम्र की सर्दी गर्मी सही भी होती है उन्होंने। तो इतनी पावर आप अपने बेटों को ना दें, राइट। देखिए, अगर बेटे को कोई कंसर्न है बहन को लेकर, अगर वो खुश नहीं है इस चीज़ को लेकर, जिस तरह वो कह रही है कि उनको बहुत पैम्पर करते थे, उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था इससे पहले, तो जब ये खराबी आना शुरू हुई तो पेरेंट्स और स्पेशली फादर का रोल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए था। जहाँ फादर को लगता था बेटे को काम डाउन करना है कि तुम्हें इतना ऑफिस के बाहर जाकर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई कंसर्न है आकर मुझसे बोलो, मैं उससे बात करूँगा। अगेन वही जो हम बात कर रहे हैं किसी एक मैच्योर पर्सन को बीच में रखने की, राइट। और सिमिलरली जहाँ उनको लगता था कि बेटा
अपनी बेटी को समझाना था कि बेटा हमारे घर का माहौल ये नहीं है कि रात के 10 बजे आपको किसी मेल कॉलीग की कॉल आए, राइट? Exactly. तो अब ये वहाँ काम पेरेंट्स का था उनको समझाना, 100% बाउंड्री सेट पेरेंट्स को करनी बिल्कुल। चाहिए। अब वो उस लड़के को कब फील हुआ कि उसके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे या उनको पता नहीं है, कभी कभार पेरेंट्स ज़ईफ भी हो जाते हैं, फिर कभी कभार ये भी होता है कि जो घर का Dependent पूरा बच्चों पे खर्च होते हैं। हाँ, है बच्चों वो पे बेटा वही dependent। चला रहा होता है, तो उसके पास तभी वो पावर आ चुप जाता है, होता हाँ, वो कंट्रोल आ जाता है, जो कि थोड़ी सी ज्यादती है, हाँ। राइट? देखें वो आपकी क्योंकि वो आपकी बहन जरूर है, औलाद थोड़ी नहीं है। बाकायदा ज्यादती है, बिकॉज वो उसके लिए एक मेंटल टॉर्चर है। 100%। और देखें वो आपकी बहन ज़रूर है, लेकिन उसका खुद मुख्तार होना भी ज़रूरी है एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। हाँ। मैं समझ रही हूँ कि आप चाह रहे हैं कि उसको कोई नुकसान ना हो, अगेन उसका कोई फ़ायदा ना नहीं, उठाए, उनके उसका कोई उन एडवांटेज चीज़ों ना। के तरीके होते हैं। Exactly। वरना हर इंसान के हुकूक है, बहन की भाइयों के हिसाब से हुकूक है, औलाद के हम हमेशा माँ बाप के हुकूक की बात करते हैं, बच्चों के भी हुकूक होते हैं, उनकी भी अपनी बिल्कुल, प्राइवेसी होती है। उनकी सेल्फ एस्टीम है। एग्जैक्टली। 100%। देखिए हमें लगता है कि अगर मैं अपने इस लव्ड वन को इस चीज़ से रोक लूँगा, या इस जिस तरह पिछले केस में था कि मैं अपने हस्बैंड को बात करने से रोक लूँगी, उससे पहले था कि मैं अपनी बीवी को ऑफिस में जाने से रोक लूँगा तो मैं इसको प्रोटेक्ट कर जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने किसी लव्ड वन को नुकसान से बचाना चाह रहे हैं तो उसका बेस्ट तरीका है आप कम्युनिकेट करें, आप उसको एम्पावर करें। अगर आपको लगता है कि वो इतना मासूम है, उनको लगता है इनकी बहन का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, छोटी सी है, फ़र्स्ट जॉब है, इसको नहीं पता दुनिया किस तरह काम करती है, तो आप उसको बताएं। तो आप उसको किससे शेयर करें? आप हमने क्या किया हुआ है, हमने कम्युनिकेशन गैप इतना रखा हुआ है, हम बात नहीं करते और हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब माँ बाप, खास स्पेशली बाप, बच्चियों को कॉन्फिडेंस देता है, उन पे भरोसा करता है, तो बेटियां भी उसका मान रखती हैं। ऐसा ही है। उनको जब ये होता है कि मेरे बाप ने मुझे मतलब इस कंजर्वेटिव फैमिली से निकाल के भेजा है, सारे सबके अलग अलग रहने तरीके, तो बेटियां भी फिर उसका पास रखती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब अगर गुफ्तगू तो हो ना बीच में, दैट्स द थिंग, आप उन्हें बोलें कि हमारी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, ये तवक्कुआत है कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। कोई आपको कुछ बोलेगा तो आप और ज़ोर से खुद ही उसको जवाब देंगी, हमें जवाब देने की नौबत भी नहीं आएगी। आप इतनी मजबूत हैं कि आप खुद ही पिक कर लेंगे और खुद ही अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगी, खुद ही उस चीज़ को झड़क देंगी। तब वो शख्स जो है, दूसरे लोगों को काम डाउन होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका भाई उनको ज़िंदगी के किस किस महाज पे प्रोटेक्ट करने पहुँचेगा, किन किन किस किस से बचाने के और लिए थोड़ा जाएगा। इस चीज़ में अम्मियों को भी अमल दखल होना चाहिए। मैं तो कि ये अम्मी कह रही एक हूँ कि औरत- बाप हो या माँ, मतलब एक पेरेंट का होना, और खुदा ना खासा अगर पेरेंट्स ना हो और बहन भाई अपने ओन पे हों, तो किसी एक सरबराह का होना, किसी बड़े का की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैंने ऐसे भाइयों को देखा है, अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया तो भाई पाल रहा है बहन को जी, तो भाई मार रहा है बहन को, तुम क्यों गई वहाँ, तुम ये हुआ। मतलब आप एक छोटी सी उम्र में अगर आप बाप नुमा शख्सियत बन गए हैं तो आप प्लीज़ उसका पास बिल्कुल ऐसा रखें, ही। मान रखें, बजाय इसके कि आपको लगता है कि बाप का सिर्फ यही काम है कि चपेड़े लगाए वो बेटी को। बिल्कुल। बाप का और भी बहुत काम होता है बेटी को लेकर। और ये प्लीज़ याद रखें, जो सारे लोग जिनके अंदर ये शक वाली टेंडेंसी है, कि हो सकता है कि वो आपके डर की वजह से उस काम को छोड़ दे, लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, राइट? अगर उसको आपने कोई चॉइस ही नहीं दी, जिस तरह और मैरिज जितना डरा के रखते हैं, कभी कभार लड़कियां झूठ भी और बोल रही बागी हो होती हैं। जाते हैं। फिर तो नहीं, और झूठ ज्यादा भी मुश्किलात बोलती हैं हो फिर जाती वो। हैं, फिर और ज्यादा झूठ तो बोले जाते बागी हैं। हो जाएंगी, भाग जाएंगी, कुछ भी करेंगी, दे वुड हेट यू। Yes. एग्जैक्टली। तो आपका रेपो ही खत्म हो गया। आप एक पालतू जानवर को भी आपसे स्पेस चाहिए, उसको भी प्यार और मोहब्बत चाहिए। ये तो आपके साथ जुड़े हुए लोगों की हम बात कर रहे हैं। आप एक बिल्ली को भी ज़बरदस्ती पकड़ेंगे तो वो भी आपको नोचेगी। तो आपके तो ये घर वाले हैं, आपने उनको प्यार से रखना है। आपके जो कंसर्न्स है, आपको जो उनको लेकर फ़िक्र है, आपको जो उनको लेकर प्रॉब्लम्स आ रही है, आप प्लीज़ कम्युनिकेट करें, रादर देन कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, या आप ये कह दें या तो यही होगा या तो कुछ नहीं होगा, ऑर्डर चला देते हैं। एग्जैक्टली। इससे थोड़ा सा बाहर आए और बात करें। बात से ये सारे मसले हल हो सकते हैं। अपने शक की बीमारी को प्लीज़ फैलने ना दें, क्योंकि वो आपको सबसे यार, पहले खाएगी। कत्ल कर देते हैं भाई, ये तो घर अब तबाह क्या हो जाता बात है कर रही हैं, कत्लो गारत हो जाते हैं इसके नाम पर। और गांव में तो क्या क्या कुछ मैं होता वही है, तो पता कह ही रही नहीं हूँ। चलता। हाँ, मैंने तो ड्रामा किया था एक कारोबारी के ऊपर, एक मैंने ड्रामे में एक्ट किया था। सो हम जब उस वक्त उस एज में मुझे तो पता नहीं था दुनिया में होता क्या, तो ड्रामों के स्क्रिप्ट पढ़ के पता चलता था कि अल्लाह ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसे भी होता है। सो सारा खेल पेरेंट्स का है कि वो कैसे अपने औलादों को इस और हिसाब से कभी लेके कभार भाई जो ज़्यादा खुद सर निकल आते हैं, दैट्स बिकॉज ईदर द फादर इज़ इनडिफरेंट
वो फादरली रोल या फादरली ड्यूटीज़ अपनी नहीं दे रहे, या वो मुल्क से बाहर हैं या कहीं या फिजिकली दूर हमेशा हैं। मुर्गी की टांग बेटे को ही निकाल वो के दी बेटों गई को है। हाँ। ज्यादा फोकियत देते हैं बेटियों इसीलिए को। हाँ, और या फिर बहुत लीनियंट है, बेटी ने कुछ भी कह दिया, हाँ हाँ जो ठीक है मेरे बेटा, मेरी बेटी को कोई कुछ ना कहे, हाँ। तो वो वाली भी बात होती है। सो कोई भी एक्सट्रीम बैलेंसिंग इतनी इम्पोर्टेंट है, फिर Exactly. हर बात घूम घुमा के वहीं पे आती वहीं है। पे आ जाओ जी। सो नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ लड़की हैं उनका नाम सायरा है, और सायरा क्या कहती हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सायरा। जी मेरा मसला ये है कि मैं एक बहुत शर्मिंदा और नादिम माँ हूँ। मुझे अब ये रियलाइज़ होता है कि मैंने अपनी बच्ची के साथ बहुत गलत किया। एक तो रीज़न ये कि मैं जिस माहौल में पली भरी, हमारे अब्बू ने जो हमारी परवरिश करी वो बहुत सख्त मिजाज में करी, बहुत बहुत कंज़र्वेटिव माहौल था। यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, इससे नहीं मिलना, हर वक्त सर पे दुपट्टा लेके घूमना है, कोई देख ना ले, कोई घर में आ रहा है तो फ़ौरन हमें कमरे में भेज दिया जाता था। यानी मेरी परवरिश बहुत सख्त माहौल में हुई। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब मेरे ख़ुद की बेटी हुई तो मैंने भी अपने जहन में यही मैंने सोचा कि मैं जब ऐसे मेरी परवरिश हुई है, मैं अपनी बच्ची की भी बिल्कुल वैसे ही सख्त माहौल में परवरिश करूँगी। क्यों किया मैं ख़ुद भी नहीं समझ पाई कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने सख्ती के साथ साथ जो है अपनी बच्ची पर शक करना शुरू कर दिया। ये मुझे बहुत देर के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। अब मेरी बच्ची बड़ी होती गई, जब तक छोटी थी मेरे कंट्रोल में थी, मैंने वैसे ही जैसे मेरी परवरिश हुई मैंने वैसे ही उसको ट्रेन करना शुरू किया, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, हर चीज़ पे रोक टोक। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, स्कूल जाती गई, अपनी दोस्तों से मिलती गई, तो उसकी डिमांड्स बढ़ती गई, लेकिन मैं उसको कहीं भी जाने नहीं देती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो हर वक्त मुझसे इसी बात पर झगड़ा करते थे कि तुम जो अपनी बच्ची पर है ना तरबियत अच्छी नहीं कर रही हो और उस पर बहुत सारी बेजा पाबंदियां लगा रही हो। तो कभी कभी उनकी भी जीत हो जाती थी बहस व मुबासे में कि नहीं आज फ्रेंड की बर्थडे है तो बच्ची को जाना है तो जाना है। वो चली तो जाती थी लेकिन मैं बेचैन रहती थी। फिर जब तक वो आ नहीं जाए, मैं उसको सुना ना दूँ, उससे सारी डिटेल्स ना ले लूँ, मुझे चैन नहीं पड़ता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्ची ने मोबाइल लेने की डिमांड की। बहुत घर में झगड़े हुए, लेकिन वही कि इनके बच्ची के जो अब्बा थे वो नहीं मानते थे, वो उन्होंने उसको मोबाइल लेकर दिया। अब यह है कि मुझे मोबाइल को लेकर ज़्यादा टेंशन हो गई, किससे बात कर रही हूँ। वो रोती थी, मेरे आगे बिलखती थी कि अम्मी मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, मैं अपनी टीचर से बात कर रही हूँ, मुझे भी तो आप थोड़ा सा फ्रीडम दें। लेकिन नहीं, बस मेरे दिमाग में था कि जैसे मेरी सख्ती में परवरिश हुई है मुझे भी बिल्कुल वैसे ही इसकी परवरिश करनी है। मैंने बहुत बेजा रोक टोक की, कहीं जाने नहीं देती थी, कपड़े सुखाने छत पर मैं इसको ना जाने दूं, गलती से वो चली भी जाए तो मैं 10 सवाल करूं, उसको मारूं। हस्बैंड भी बहुत गुस्सा करते थे मुझ पे कि तुम गलत कर रही हो। कभी कभी उनकी शेप पे वो कहीं चली भी जाती थी। इस तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर बेटी की शादी हो गई, लेकिन मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। बेटी की शादी तो हो गई लेकिन मैंने अपनी बच्ची को खुद से दूर कर दिया। वो अब मुझसे मेरे घर आना पसंद नहीं करती। वो कहती है आपने मुझे एक जेल में कैद करके रखा था, अब मुझे आपके पास आना ही नहीं है। मैं उसको समझाना चाहती हूँ, अपनी फीलिंग्स बयान करना चाहती हूँ कि मैंने क्यों किया, न जाने मेरे दिमाग में क्या था। मैं तो तुम्हारी हिफाजत कर रही थी, लेकिन नहीं। अब मैं उससे बात करने के लिए तरस जाती हूँ लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती। अटैचमेंट नहीं डेवलप हो पाई ना, वो वाली जो एक अटैचमेंट माँ और बेटी की ऐसी सहेलियों वाली अटैचमेंट होती है, वो आप शायद उसकी बेहतरी के लिए आपको लगा परवरिश करने के लिए आप जल्लाद बन गई और उसको अपने आप से इतना बेजार कर दिया बार बार नाक कर करके। क्योंकि आपको कभी कभार एग्जॉस्ट फैन लगा होता है ना किचन के अंदर, वो क्यों लगा होता है कि एक्सेस धुआं बाहर निकाले। तो कभी कभार आपको बच्चों को थोड़ा सा लिवरेज देना पड़ता है, दो सख्तियाँ की तो एक आज़ादी भी देनी पड़ती है, बड़ी मयाना रवि रखनी पड़ती है, दोनों चीज़ों के बीच में नज़र भी रखें। वो क्या कहते हैं, खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र से। सो वो एक मयाना रवि वाला एलिमेंट है। इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद, तो फिर मैं आप सबसे इसके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ लूँगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। टॉपिक है हमारे आज का शक, और इस वक्त माँ का बेटी पे शक करना माँ और बेटी को एक साथ दूर ले गया। भाई क्या करती नीलम, वो
वो तो बेचारी अपना मोहब्बत, अपनी ममता दिखा रही थी। अब दिखा रही हैं ना। पहले तो जो है उन्होंने वो सख्ती इतनी परखी कि अब जो है वो प्रॉब्लम में आ गई। नहीं तो अक्सर यही होता है कि हमने जो सीखा होता है या हमारी जो अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप रही होती है, चाहते हुए ना चाहते हुए लाशऊरी तौर पे हम अपने बच्चों के साथ वैसा ही करते हैं। या अगर हमें लगा हमारे साथ बहुत बुरा हमें हुआ लगता है यही अच्छी परवरिश है। अगर आप अपने पेरेंट्स से खुश होते हैं तो, या तो फिर आपको लगता है कि मेरे साथ इतनी ज्यादती हुई कि मैं बिल्कुल ऑपोजिट करूंगी। मैं ये भी इंटरेस्टेड होंगी जानने के लिए कि इनकी बेटी जो है वो अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप रख रही है, क्योंकि ये इनका इतना जो है वो पेनफुल रहा आपकी बेटी के बच्चे हैं? जी तो वो अब छोटे बच्चे हैं उनके अभी? जी, अभी रिसेंटली ही हुआ है बच्चा। तो फिर अभी तो पता नहीं न्यूबॉर्न चल सकता ना। एग्जैक्टली राइट। सो अगेन इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया अपने फादर के साथ, उनको लगा उनके साथ वो एक अच्छी चीज़ हुई है कि जब उनके पेरेंट्स सख्त थे तो उनके रिजल्ट्स अच्छे आए, तो उन्होंने वही करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। और देखें, हमें ये भी देखना है ज़माना भी तो बदलता है। एग्जैक्टली आजकल के हालात कैसे हैं। अगर हम जॉब की बात करें या बच्चियों को जो है वो थोड़ी बहुत आज़ादी देने की बात करें, तो आपको टाइम के साथ भी चलना है। देखें, आप अपने वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपके यहाँ है कि कोई मेल फ्रेंड्स नहीं होंगे तो बिल्कुल यही मैसेज आप पास ऑन करें, लेकिन लड़कियों के साथ तो दोस्ती रखने दें, बर्थडेज पे तो जाने दें। यू नो, या तो अगर आपको एक कंसर्न है कि बाहर ना जाए तो घर पे तो बुलाने दें, लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो ज़रूर एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बिल्कुल, यस एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। अगर कोई चीज़ मना करे तो दूसरा ऑप्शन दे। Exactly. नहीं जा सकती तुम बाहर चाय पीने अपने कलीग्स के साथ, घर ले आओ। एग्जैक्टली मतलब मेरी कैद अम्मी नहीं ऐसे- कैद नहीं कर दे, मेरी बिल्कुल अम्मी कैद नहीं ऐसे करते। ही करती थी। मैं शो बिजनेस में थी। मेरी अम्मी कहती थी कि लड़के लड़कियां आए, तुम लोग ग्रुप्स में जाओ, किसी को चाय पीनी तुम्हारे कलीग को, घर ले आओ, नॉट रेस्टोरेंट। मतलब ये उसी वक्त होगा ना जब आप बच्चे से अपने एज अ फ्रेंड होंगे। बिल्कुल। उसके हाँ। मेरे साथ था कि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, लेकिन जब मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे बड़े हुए, तो मैं उनसे बहुत फ्रेंडली रही। मैं उनके साथ हर चीज़, वो जो भी करना चाहते थे, लेकिन देखती थी, नज़र रखती थी, लेकिन फ्रेंडली रही। तो होना चाहिए कि आप, ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ स्ट्रिक्ट रहें तो आप भी स्ट्रिक्ट रहें। बिल्कुल। तो इन्होंने तो बहुत गलत होती किया, है। बहुत गलत आपके भी किया। माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो सबकी परवरिश माँ बाप करते ही हैं और अपनी सोसाइटी के हिसाब से कर रहे होते हैं कि कहाँ हम उठते बैठते हैं, जाहिर है। और देखें, अब क्या हो सकता है, ज़ाहिर है वो शर्मिंदा है जिस तरह उन्होंने बात शुरू की, तो आप कोशिश करें जितना हो सके उतना कनेक्ट करने की कोशिश करें। अब आपकी नवासी भी हो चुकी है, नवासा या नवासी भी हो चुके हैं, उनके साथ जो है सॉफ्ट होने की आप कोशिश करें। कैसे रिलेशनशिप बेहतर करें? देखिए, आपने सिर्फ नॉक करते रहना है। वो तो शुरू हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं हमारी नफ्सियात के हवाले से, कि बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स से नफ़रत करें। बज़ाहिर कर रहे होंगे, हमारे पास काउंसलिंग में बहुत आते हैं, हेट माई मदर, आई हेट माई फादर, लेकिन वो वक्ती होता है। कहीं ना कहीं उनका पेन और अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने पेरेंट्स से इतनी जुड़ी हुई होती हैं कि वो चाहते हैं कि वो हील करें। आपकी बेटी को वक्त लगेगा, क्योंकि सालों का जो है वो पेन है ना, वो एक साथ नहीं जाएगा। अब फौरन अच्छा, शादी पता है कभी कभार ये नफरतें और गहरी इसलिए हो जाती है कि अब्बा जो है ना वो टीम अप कर लेते हैं बच्चों के साथ, या अम्मा टीम अप कर लेती है बच्चों के साथ, तो जो दूसरा वाला पेरेंट है वो उसकी अकेला हो जाता है। वो गुड कॉप एंड बैड कॉप पेरेंटिंग मॉडल तो है ना, नहीं, एक को लेकिन- अच्छा नहीं, बनना पड़ता है, देखिए- एक को बुरा बनना देखिए, ही जब पड़ता है। बच्चे लेकिन छोटे हमेशा होता। ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, नहीं कभी फादर गुड कॉप बन हाँ, जाए और कभी change मदर कर- गुड कॉप बिल्कुल, बन जाए। बिल्कुल, किसी- अगर हमेशा एक ही एक ही को पेरेंट बुरा हमेशा फिर बुरा दूसरे रहेगा। पेरेंट के हाथ से तो बच्चा गया। बिल्कुल ऐसा ही, वो ये उनकी बराबर ये प्लानिंग करनी पड़ती है। बच्चे पालने के लिए भी ना थोड़ी पॉलिटिक्स की जरूरत होती है। कहाँ तुम्हें अच्छा बनना है, कहाँ मुझे अच्छा हाँ। बनना है। बिल्कुल। और ये याद रखें कि जो कपल है वो एक टीम है, ठीक है, और बच्चा जो है वो एक नई जनरेशन में नए चैलेंजेस के साथ आ रहा है आप दोनों के लिए, तो उसको हैंडल आप दोनों ने मिलकर करना है, राइट। अब इनके पास यही चॉइस है कि बार बार कोशिश करती रहें, कोशिश ना छोड़ें। उनकी बेटी जो है वो नरम होंगी, वो इवेंचुअली कुछ महीनों बाद, कुछ टाइम बाद हल्के से वो आना शुरू करेंगी। देखें, क्योंकि वो भी नई मदर बनी इनको है भी बहुत नरम होने की जरूरत है। और आप कोशिश मुश्किल है, यू नो, इस एज में मुश्किल है। और जब आपने कभी पूरी ज़िंदगी किया नहीं है, राइट, आप झुके नहीं हैं, आपने इतना प्लीड नहीं किया या आपने बार बार अटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन अब यही चीज़ है, जितना आप सख्त थी उतनी ही ज़्यादा नरम हो जाए, और जितने अरसे के लिए सख्त थी
जितने अरसे के लिए नरम हो जाए, आपकी बेटी के दिल में आपके लिए जगह डेफिनेटली बनेगी। मुझे लगता है कि नए बेबी के आने से इन दोनों के दरमियान राब्ता बन सकता है, दोबारा वो बिल्ड हो सकता है। ये अल्लाह की तरफ से एक साइन है, एक ब्लेसिंग है। सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से आप इनकैश करें, बच्चे से इतनी मोहब्बत कनेक्ट करें ताकि आपकी पिछली कोताहियों का कफ़ारा हो और आपकी बेटी को लगे कि आपके अंदर एक अच्छा पेरेंट था, लेकिन आप सिर्फ प्रॉबेबली अपनी पुरानी पेरेंटिंग मॉडल के असर में आकर आपने उसको ऐसे रेज़ किया, तो इंशाल्लाह शी विल गेट बैक टू यू, मुझे ऐसा लगता है। और बच्चों को कभी कभार ये बताना पड़ता है कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, ये उनका हक है, वरना उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो कहीं से आएगा ही नहीं ना। और पेरेंट्स जो हैं वो भी सॉरी बोल सकते हैं। Yes, राइट, exactly, ये ट्रेंड चेंज होने की भी और ज़रूरत है। पेरेंट्स से भी गलती हो सकती है, वो इंसान है, फरिश्ता थोड़ी है कि उनसे और गलती उन्होंने नहीं हो सीखा हुआ सकती। नहीं है, ये इनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है। बट इट डिफर्स फैमिली टू फैमिली। हमारे यहाँ होता है अगर इफ़ आई गो रॉन्ग आई रादर से सॉरी टू माई चाइल्ड। देयर यू गो, होना तो चाहिए, होना सब मतलब मैं अपने हस्बैंड से भी अगर कोई मैंने गलत बात कह दी और गुस्से में बात कर दिया, आई गो बैक टू हिम एंड से आई एम रियली सॉरी, आई वाज इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। कोई हरज नहीं So, है। आप खुद अगर आप देखेंगी तो माशाल्लाह, अगर आप देखेंगी कि आपको मज़ा आता है फैमिली में बैठ के, उनको आपके साथ बैठ के मज़ा आता है, वो क्रेव करते हैं आपकी आपकी इज्जत absence बढ़ती को। है यार, अगला बंदा आपको वैल्यू करता है आपने एकदम से, यार इसने सॉरी बोला है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या किया, बेहतर किया, बजाय इसके कि वो लोग जो अकेले पड़े हुए वो हैं, ego में सबने रहते छोड़ हैं, दिया हाँ, उनको, अकेले जिंदगी गुजारे, तो क्या गलती मिला भी उनको? की, ऊपर से ढटाई भी कि अब मैं Exactly. क्यों कहूँ, हाँ मैं तो किया बड़ा जो मैंने हूँ। ठीक था, जस्टिफाई कर रहे हैं, मैंने वो तो सही गल्फ किया, बढ़ता मैंने तो जाता सही है। किया। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप तीनों का। अपने अपने देखें, जिस जिसके अलग अलग घरों से आने वाले लोग, अलग अलग स्टडी की हुई हो, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हो, सो जब परसेप्शंस मिलते हैं तो कोई ना कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट सामने आता है। उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम से भी आपकी ज़िंदगियों में कोई बेहतरीन रिज़ल्ट सामने आए। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ